आमचा जागर दीप। नमस्कार श्रोताओं, जागर दीप दिवाली संस्करण की दीपत्कार श्रृंखला में मैं चेतना मोरे आप सभी का सहर्ष स्वागत करती हूँ। दीपत्कार की आज की कड़ी में हम रूबरू होने जा रहे हैं द नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड भारत की सम्माननीय अध्यक्षा और जानी मानी हिंदी साहित्यकर्मी प्राध्यापिका कुसुमलता मलिक जी से। द नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड भारत की 51वीं वर्ष पूर्ति के उपलक्ष्य में प्राध्यापिका मलिक जी से वार्तालाप किया है माननीय प्रकाश पंडागले जी ने। नमस्कार साथियों, साहित्य जागर के सभी पाठकगण एवं रसिक श्रोताओं, मैं प्रकाश आप सभी का आज के दीपत्कार इस एपिसोड में स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम जिनसे साक्षात्कार करने जा रहे हैं वो राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ भारत की अध्यक्ष हैं, हिंदी साहित्यकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। तो हमें बहुत खुशी हो रही है, विशेष आनंद हो रहा है और सार्थ अभिमान महसूस हो रहा है। हम स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि ऐसी नेत्रहीन महिला जिन्होंने राष्ट्रव्यापी संगठन का नेतृत्व संभाला है और बड़ी सशक्त तरीके से इस नेतृत्व को वो निभा रही हैं। तो मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर कुसुमलता मलिक जी का हमारी आज की इस वार्तालाप में। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद प्रकाश जी। मैं सभी महाराष्ट्र के बहन भाइयों को प्रणाम करती हूँ और विशेष रूप से इसलिए कि हम राष्ट्र की बात करते हैं और आप मराठी हैं, महाराष्ट्र की बात करते हैं। जो महाराष्ट्र की बात करते हैं उसका दायित्व भी बड़ा होता है और उस दायित्व का घनत्व भी ज्यादा होता है। तो इन दोनों परिमापकों के आधार पर मैं आप सभी को पुनः पुनः प्रणाम करती हूँ और साहित्य जागर के इस मंच से कोशिश करूंगी कि आपके प्रश्नों का कुछ उत्तर दे सकूं। वैसे आज तक किसी प्रश्न का कोई अंतिम उत्तर हुआ नहीं है। सच है। तो फिर एक बार स्वागत है मैडम आपका। और आज के इस साक्षात्कार को 3 संदर्भ है। पहला संदर्भ मैंने बता दिया है कि राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ भारत जो है, जिसका ये 50वां वर्ष है, मतलब 50वीं वर्षगांठ अभी हमने मनाई है। तो यह एक राष्ट्रव्यापी संगठन है, क्रांतिकारी संगठन है, दृष्टिहीनों के, नेत्रहीनों के अधिकारों की रक्षा करने वाला संगठन है और भारत की ऐसी एकमेव महिला है या एकमेव संगठन होगा जिसकी अध्यक्ष महिला है और वो राष्ट्रव्यापी और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। आप एक हिंदी साहित्यकार है, प्रतिभावान लेखिका है। आपने 17 से अधिक किताबें लिखी हैं, प्रकाशित की है और दिल्ली विश्वविद्यालय में आप सीनियर प्रोफेसर के रूप में आपकी सेवाएं दे रही है। हिंदी हमारी राज्य भाषा है। 14 सितंबर 1949 को इस राज्य भाषा का दर्जा हिंदी को मिला था। तो अभी 14 सितंबर को इसे 74 साल पूरे हुए हैं। तो हमने राज्य भाषा हमारी जो है अमृत वर्ष में उसने भी प्रवेश किया है। 75वां साल हम अब मना रहे हैं हिंदी राज्य भाषा का। तो इस उपलक्ष्य में हमारे साथ एक प्रतिभावान साहित्यिक और उसके साथ साथ कर्तृत्ववान महिला नेता, बहुत सौभाग्य भी है हमारा, खुशी है और सार्थ अभिमान है साहित्य जागर को कि आप जैसी प्रतिभावान और कर्तृत्ववान नेत्रहीन नेता के साथ हमारा आज का साक्षात्कार है। तो पहले मैं पूछना चाहूंगा मैडम से कि मैडम, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ भारत की 50वीं वर्षगांठ इस उपलक्ष्य में कहाँ पहुंचे हैं हम और कहाँ पहुंचना चाहते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम तो ये 51वीं वर्षगांठ थी
50वां वर्ष पूरा हो चुका है। 51वीं वर्षगांठ हमने मनाई राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ नाम से। वैसे इसको 53 साल हो चुके हैं। 70 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था राष्ट्रीय दृष्टिहीन स्नातक संघ के नाम से। तो फिर 73 में 3 अगस्त को बदलकर नाम केवल राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ कर दिया गया, ताकि सामान्य आदमी भी जो पढ़ा लिखा नहीं है उसकी भागीदारी को भी सुनिश्चित किया जा सके। अब इस संगठन में पहली महिला अध्यक्ष यदि मैं बनी हूं तो इसमें मेरा बड़प्पन कुछ नहीं मैं मानती। इसमें बड़प्पन है 50 वर्ष का अनुभव लिए रोंगटा साहब का, जिन्होंने इस पद के लिए मुझसे कहा और मैंने सहर्ष अपनी अनुमति उनको दी। उनसे कहा कि यदि आपका नेतृत्व मिलेगा तो मैं निश्चित तौर पर उस परिपक्व नेतृत्व से सीख कर जन सेवा कर पाऊंगी। वैसे मैं अपने हिसाब से हमेशा जो मैं अपने पद पर रहते हुए जहां भी कर पाई हूँ, इससे पहले मैं अखिल भारतीय महिला संघ की अध्यक्ष रह चुकी हूँ 99 से 2009 तक, जो कि सामान्य महिलाओं के साथ था और 12 राज्यों में काम करता है। दिल्ली में उसका कार्यालय है, उसकी मैं अध्यक्ष है कि केवल अकेली दृष्टिबाधित मैं उसमें थी और उसकी अध्यक्ष चुनी गई थी। वहां भी इलेक्शन होता है। दूसरा मैं AICB में ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड में अपनी अकादमिक कुछ सेवाएं देती रही हूँ। 97 में से लेकर 2000 तक उनका ऑडियो स्टूडियो बनवाने में, स्टैब्लिश करवाने में मैंने अपनी भूमिका निभाई। काफी उनको पुस्तकें उपलब्ध करवाई अपने ही खर्चे से, अपने पास से। और उसके बाद उनके जितने भी उनका शुरू करवाया अकादमिक प्रशिक्षण का महिलाओं को, तो उसमें व्याख्यान देने या महिलाओं को सिखाने, उनसे संवाद करने, बातचीत करने के लिए मैं 2012 तक निरंतर जाती रही हूँ। इसके अतिरिक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी फिजिकली चैलेंज एसोसिएशन दिल्ली विश्वविद्यालय का संगठन है, जिसमें मैं पिछले 20 सालों से अपनी भागीदारी निभाती रही हूँ। तो ये मेरी पृष्ठभूमि है राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ में आने से पहले की। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ की सदस्य मैं 1987 से थी। जब मैं 18 वर्ष की हुई थी तब से मैं राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ की सदस्य थी। और सदस्यता ग्रहण करने के पीछे की एक पृष्ठभूमि मैं आपसे जरूर साझा करना चाहूंगी कि हमारे स्कूल में राष्ट्रीय विरजानंद अंध कन्या विद्यालय शंकर रोड, न्यू राजेंद्र नगर, नई दिल्ली में बार बार एक सूचना प्रसारित की जा रही थी राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ की ओर से कि जो बहनें 10वीं या 12वीं की परीक्षाएं उत्तीर्ण कर चुकी हैं उन्हें हम सरकारी नौकरी दिलवाएंगे। तो उस जमाने में सरकारी नौकरी का प्रलोभन किस में नहीं होगा। तो उस प्रलोभन से फिर माँ बाप से संपर्क किया गया कि हमें वहां जाके सदस्यता लेनी है। तो 5 लड़कियों को लेके मेरी माता जी राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के कार्यालय में पहाड़गंज में हुआ करता था, वहां पहुंची थी और हमें सदस्यता दिलवाई गई। मुझे आज भी याद है, वहां पर सरोज हुआ करती थी उस जमाने में और उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने बहुत अच्छे से हमें पानी वानी पूछा था, लेकिन हमने कुछ नहीं लिया और सदस्यता लेके हम आ गए थे। उसके बाद हम निरंतर उसके सदस्य बने रहे और विवाह के बाद डॉक्टर राम अवतार शर्मा मेरे पति हैं, जो जाने माने साहित्यकार हैं वो भी, और दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद से रिटायर सेवानिवृत्त हुए हैं। तो वो क्योंकि राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के जन्म से स्नातक पहले हुए थे, वो स्नातक से 1969 में उनका स्नातकत्व हुआ था, तो तब से लेकर वो सदस्य हैं राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के। मतलब स्नातक में भी रहे और उसके बाद जब राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ बना किसी भी सदस्य 18 वर्षीय सदस्य के लिए, तब तक आज तक हुआ। तो वो रोंगटा साहब से भी पुराने सदस्य हैं आज तक। जी, तो ये संगठन की वो है। संगठन की गतिविधियों से मैं हमेशा परिचित रही हूँ और रोंगटा साहब के कामों से तो सारा देश ही परिचित है। लेकिन मुझे हमेशा ये लगता था कि राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ का नाम 2014 से पहले इस तरह से लोग उसके इतिहास को नहीं जानते थे। मैं 2014 में जब सक्रिय रूप से राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के में कार्य करने के लिए आई, तो मेरा उद्देश्य यही था कि एक तो सोशल मीडिया को इंट्रोड्यूस करूं। तो मैंने इनकी वेबसाइट बनवाई, इनके व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किए और इसी के तहत मैंने संगठन को सक्रिय रखने के लिए यूट्यूब पे वो शुरू किया कि चैनल शुरू किया, यूट्यूब चैनल।
जिसमें हम अपनी बात कह सकें और जो स्थायी रूप से रखा जा सकता है कार्यक्रमों को रख सकें, साथ ही रोंगटा साहब के कुछ व्याख्यान उसमें रख सकें लॉ से संबंधित, ताकि आम आदमी को उसका लाभ पहुंच सके, मिल सके। तो जी, तो ये मैंने काम किए। उसके बाद मैंने साथ ही साथ इनका अकादमिक काम भी संभाला। ये अध्यक्ष बनने से पहले की बात मैं कर रही हूँ कि इनके 4 विद्यालय जो चलते हैं उनमें अध्यापकों का निरीक्षण परीक्षण करना, उनकी नियुक्तियां करना गुणवत्ता के आधार पर, और वहाँ के विद्यार्थियों को जो सुविधाएं दी जाती हैं, कर्मचारी वहाँ तक पहुँचाते हैं कि नहीं, कर्मचारियों की कमी है नहीं, वो सब मैंने किया। वहाँ पर सुविधाएं सुनिश्चित की, उनका यहाँ तक कि खाने पीने का मेन्यू बना के पूरा टांगा गया। फिर उनके रहने की, उनकी बीमारी के सब जगह निःशुल्क मेडिकल सेवा उपलब्ध करवाई मैंने अपने बच्चों को, जो पहले से 12वीं तक के बच्चे रहते थे या जहाँ BA और MA के भी रहते थे, उनको निःशुल्क सेवाएं हमने दी मेडिकल की। और साथ ही साथ हमने एक और काम शुरू किया उसी समय कि पहली से लेकर 12वीं तक 100 रुपए माहवार बच्ची की जमा कराए जाएं, ताकि वो 12th करने के बाद जब यहाँ से निकले तो उसके पास हाथ में कुछ पैसा भी हो और वो अपने हिसाब से वो कहीं भी प्रवेश ले सके, जहाँ भी वो अब गुणवत्ता के आधार पर, अपनी योग्यता के, प्रतिभा के आधार पर पाना चाहते हैं। क्योंकि बहुत ही गरीबी रेखा से नीचे के तबके में ये दृष्टिबाधिता अधिकांशतः घटित होती है और संसाधनों से विहीन होते हैं उनके माता पिता। तो ये भी हमने रखा। और फिर मैंने उसी समय प्रतियोगिताएं भी रखी अखिल भारतीय स्तर की, ताकि हमारे युवाओं में एक अपने समय को लेकर समझ बने, अपने समाज को लेकर समझ बने, और हमारे युवा जो हैं वो करंट अफेयर्स से अच्छी तरह से परिचित हो सके। तो ये भी अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगिताएं भी मैंने उसी समय प्रारंभ कराई। मुझे बड़ा अजीब लगता था जब मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अकेली महिला बैठी होती थी, तो फिर रोंगटा साहब से बातचीत के दौरान मैंने कहा कि महिला का पद आरक्षित आपको करना चाहिए, और युवाओं को क्योंकि ये नेतृत्व सौंपना है तो युवा भी होने चाहिए, तो युवा सचिव और महिला उपाध्यक्ष जी, ये 2 पद आरक्षित कराए। और इस तरह से फिर हमने सांस्कृतिक इकाई, अकादमिक इकाई, दूसरी टेक्निकल प्रकोष्ठ भी बनवाए। तो ये सारा काम जो है ये अध्यक्ष होने से पूर्व का है। 2014 से लेके 2017 तक मैंने बहुत सारे परिवर्तन रोंगटा साहब की सहमति से, अनुमति से संघ में करवाए। एक ये भी था कि जहां जहां दूर दूर राज्यों में जो चला रहे थे संगठन, हमारा फेडरेशन के ब्रांचेस, वहां का ऑडिट होना टाइम पे, और वो वास्तव में पैसे का सदुपयोग, वो स्कीम्स चल रही है कि नहीं चल रही है। हमने देखा छत्तीसगढ़ में इतना पैसा जा रहा था लेकिन वहां वो स्कीम्स नहीं चल रही थी। तो और जो कर्मचारियों का पैसा जाता था वो पूरा पैसा नहीं मिलता था। मान लीजिए आप संगठन 10,000 भेज रहा है, उनको 2,000 दिया जा रहा है, 3,000 दिया जा रहा है। तो फिर डायरेक्ट ये भी किया कि संगठन में जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनका तनख्वाह जो है वो सारा पैसा उन्हीं के अकाउंट में जाए सीधा, ताकि करप्शन का बीच का जो मीडिएटर वाला है वो खत्म हो जाए। तो ये सारे परिवर्तन जो हुए, और इनमें मैं बड़प्पन रोंगटा साहब का ही मानती हूँ, क्योंकि उनकी सोच भी बड़ी है। उनको कोई सहयोगी रचनात्मक चाहिए जो रचनाधर्मिता का प्रयोग करते हुए संघ के हित में, जन के हित की बात कर सके। दरअसल ये मैंने अनुभव किया पिछले 10 वर्षों के दौरान उनके नजदीक आकर कि ऐसा नहीं है कि उनमें रिजिडिटी हो, क्योंकि उन्होंने तो बहुत बचपन से आंदोलन किए, तो ऐसे व्यक्ति में रिजिडिटी नहीं हो सकती। बिल्कुल सही। देखिए कुछ ना कुछ आरक्षण तो सबके होते हैं, व्यक्तित्व को लेके कुछ ना कुछ कमियां भी होती हैं, गुण दोष तो होते ही है। लेकिन बड़ी बात ये होती है कि हम जब अपनी कमियों के बावजूद एक बड़े सामाजिक उद्देश्य के लिए जनोन्मुखी ढंग से समर्पित होते हैं, ये बड़ी बात है। काम तो कोई भी कर सकता है, लेकिन काम किस रूप में किया जा रहा है ये महत्वपूर्ण होता है, किस दृष्टिकोण से किया जा रहा है। जी, तो फिर जब श्री शैलदेश पांडे जी का निधन हुआ तो मुझे कार्यकारिणी ने चयनित किया अध्यक्ष के लिए, और उसके बाद आप जानते हैं इलेक्शन हुआ। अभी तो आप चुनाव में भी चुनकर आई हैं। तो जी, तब मैं ये जनता की बड़ी बात मानती हूँ अपने बहन भाइयों की, कि जिन्होंने बहुत अंतराल के साथ मुझे 2250 वोट दिए और मेरे विरोध जो थे उसको 407 वोट मिले।
तो ये जनता की मैं का बड़प्पन मानती हूँ, जनता की ही दया मानती हूँ, उन्हीं की समझ मानती हूँ, क्योंकि सब तक पहुंच पाना मेरे बूते की बात नहीं है। तो ये मैडम, मैं मेरा आपका परिचय बहुत है अभिनंदन करता हूँ। और जी। आपने राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के साथ साथ आपकी जो पृष्ठभूमि बताई है, और काफी सारे संगठनों के साथ नेत्रहीन कल्याण क्षेत्र में आप पहले से जुड़ी हुई है, ये सुनकर भी बहुत अच्छा भी लगा, आनंद भी आया। और एक ऐसी अध्यक्ष हमें मिली है राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ भारत को, जो रुंगटा जी का इस तरीके से साथ दे रही है रचनात्मक रूप से, तो संगठन और भी आगे बढ़ने का जो दायित्व है वो संगठन पूरा कर सकता है। मैं अब आपके बचपन की ओर आना चाहता हूँ कि जो आपकी शिक्षा कहाँ हुई है, नेत्रहीनता आपको कैसे आई, और फिर किस तरीके से आपके अभिभावकों ने आपकी शिक्षा पूरी करवाई है, और इस करियर तक आप कैसे पहुंचे, ये एक प्रश्न हम सबके मन में है। प्रकाश जी, देखिए, मैं एक गांव की निवासी हूँ, उत्तर प्रदेश में, जिला मुजफ्फरनगर का एक गांव है, अच्छा। सोंझनी जाटान। अच्छा। सोंझनी जाटान बड़ा खूबसूरत गांव है, और हम्म। चारों तरफ से बहुत ही साइंटिफिक ढंग से बसा हुआ गांव है। मतलब इतना अच्छा उसका ज्योग्राफी है कि कोई भी दृष्टिबाधित उस पूरे गांव में अकेला घूम सकता है क्या और बात है। एक एक घर को जान सकता है। इतने हम्म। तारतम्यता के साथ उसके घर बने हुए हैं। बहुत एक्सेसिबिलिटी सुंदर है। गांव। हाँ एक्सेसिबिलिटी है ब्लाइंड के हाँ, लिए। बहुत बहुत जबरदस्त। मतलब उस जमाने में, और ये गांव हमारे ही, मतलब मेरे दादा के दादा ने, मतलब मुझसे 5 पीढ़ी पहले बसाया था। बस आया, हाँ। हाँ, तो ये गांव है, और उसमें 1974 में महामारी फैली चेचक की। उस जमाने में चेचक का टीका तो बन चुका था, लेकिन बहुत दर्दनाक होता था। प्रचार प्रसार नहीं हुआ था, हाँ। वो लगाना भी दर्दनाक होता था बच्चों को ना, वहां से जलाते थे, जी जी। तो जी बहुत जी। भयंकर होता था। बच्चे डरते थे, पेरेंट्स भी डरते थे, और जी। इतनी समझ नहीं थी कि ये टीका लगवाना जरूरी है। हालांकि मेरे पिता तो डबल एमए थे, माँ भी पढ़ी लिखी थी, सनातन धर्मी थी, हम्म। और पिता मेरे आर्य हम्म। समाजी थे, और हम्म। लीडर थे कांग्रेस के अपने क्या क्षेत्र के। बात जी। और बात ये हुई कि जब पूरे गांव में 50 बच्चों को ये चेचक निकली, जिसमें से है। 48 मर गए, और 2 बचे, दोनों लड़कियां बची, एक मैं और एक ब्राह्मण की कन्या। अच्छा। तो वो जो कन्या थी, उसकी भी एक आंख खराब हो गई, और मेरी दोनों आंखें खराब हो गई, क्योंकि इतनी भयावह थी वो बीमारी कि माँ बताती थी कि उंगली भी नहीं लगा सकते, कहीं पानी पानी निकलता रहता था, और इतना आंवले जैसा आंवले, बड़े 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 पूरे जिस्म पर, दाने आते थे। आंखों पर भी, सब जगह कहीं भी, बार बार, मतलब दिन में 24 चादर बदल लोगे ना, वो भी कम पड़ती हैं, भीग जाती हम्म। थी सब। तो फिर क्या हुआ कि ये शायद आंख भी ना खराब होती, लेकिन मेरी ताई जो थी, माँ तो पढ़ी लिखी थी, तो वो क्या करती थी कि बहुत पतला पानी बनाती थी डिटोल का और नीम का, या उबाल के उससे मेरे वो सब साफ करती थी। लेकिन मेरी ताई ने उनको बहुत डांटा, वो अनपढ़ थी, और उन्होंने हम्म। कहा कि तू लड़की माता को नाराज कर देगी, देवी को नाराज कर देगी। ऐसा करके उन्होंने, हारा होता है गांव में जिसमें दूध की हांडी रखी जाती है, जैसे 20-25 किलो, 30 किलो, 40 किलो दूध होता है, वो दिन भर के हाँ। लिए कढ़ने के लिए एक हारा बनाया जाता है, जिसमें गोबर के उपले आंच देते रहते हैं, और उसमें दूध कढ़ता रहता है। हम्म। तो उस हारे की राख को मेरी ताई ने छनवाया, छलने से बकायदा, और उस हाँ। मेरे बिस्तर पे पूरे पे उसकी कई तहें बिछवा दी, और कहा इस पे लिटाओ, उसको माता नाराज नहीं होगी। मेरी माँ की मना करने के बाद भी, विरोध के बावजूद, क्योंकि मेरे पिता कांग्रेस की बैठकों में इलाहाबाद गए हुए थे, उस समय घर पर थे नहीं, पिता घर पर बहुत कम रहते थे। बहुत दर्द हुआ होगा आपको तो। हाँ, तो मुझे नहीं याद कुछ भी, मैं तो बेहोश थी 6 अच्छा। महीने तक। मैंने कुछ खाया पिया नहीं 6 महीने तक। बाप रे। मेरे मुंह में बस माँ रुई से थोड़ा सा दूध टपका देती थी, ये बताती हैं, और मैंने कुछ नहीं 6 महीने तक खाया पिया, मुझे नहीं मालूम कुछ भी। बड़ी खतरनाक बीमारी थी। हाँ, बहुत खतरनाक। तो उसमें फिर वो राख से इन्फेक्शन हो गया, मैं बिल्कुल ब्लैक हो गई थी, काली हो गई थी एकदम, और सारी जगह निशान पड़ गए थे,
बाद में भी बहुत ज्यादा। वो तो मैं बड़ी हुई तो सब ठीक हुआ, जिस्म बदला, सब बदला, तो इस तरह से वो चीजें हुई, दृष्टि बाधा आई। उसके बाद कितना भी ऑपरेशन करा लो, जब इन्फेक्शन पूरा अंदर तक खत्म कर दिया आंखों का सब कुछ, तो नष्ट हो जाने पर तो फिर दोबारा नहीं आता है, प्राकृतिक रूप से नहीं बन सकता वो। हाँ, इसका मतलब ये भी है, निकाला जा सकता है कि अंधश्रद्धा ने इस तरीके से आपकी हाँ, जिंदगी में एक यही निकालना क्या, ये है ही, आप बिल्कुल सही कह है। रहे हैं। हाँ। बिल्कुल, हम्म। कि ये बात वो है कि जहाँ गांव गांव में जानकारी का ना पहुंचना, अशिक्षित रह जाना, एक महिला के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या बात वही सारे रीति रिवाजों को, वही सारे कस्टम को, आपके संस्कारों को बनाती है, बुनियाद में वही रहती है। तो मेरे तो अंदर भी जो दृष्टिहीनता तो आ गई मैडम आपको, हमने बहुत खतरनाक बीमारी थी वो। जी, फिर आप, वैसे भी उसके आपके माता पिता तो अच्छे पढ़े लिखे थे, तो उन्हें स्कूल बिल सब कुछ पता ही होगा। नहीं, स्कूल तो का आप कैसे पता स्कूल चला? कैसे पहुंचे? हाँ हाँ। हाँ, मेरी बड़ी बहन जो है वो सीआईएसएफ में मेरे जीजा जी कार्यरत हैं, थे, मतलब अब तो हम्म रिटायर कर गए, सेवानिवृत्त हो गए। दिल्ली में उनका पोस्टिंग था। तो एक बार हम्म। बस में जा रहे थे वो, तो बस में उनके साथ जो बैठा हुआ था व्यक्ति, वो राष्ट्रीय दृष्टिहीन, अच्छा वो राष्ट्रीय विरजानंद नंद कन्या विद्यालय में चपरासी था। अच्छा। जी, तो उन्होंने उससे बात की, कहाँ काम करते हो, जैसे लोग पूछते थे पहले जमाने में, आजकल तो हाँ, एक दूसरे को, संवादहीनता हाँ। आ गई है जी। तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ राष्ट्रीय विरजानंद अंध कन्या विद्यालय, अंध कन्या विद्यालय क्या होता है, उनका ध्यान गया। हाँ हाँ। तो उस दिन मेरे जिया जी नौकरी पे नहीं गए, उसी के साथ चले गए अच्छा, स्कूल स्कूल देखने। देखने। तो हाँ, तो उन्होंने देखा हम्म स्कूल बहुत अच्छा है, इतना भव्य स्कूल बना हुआ है, और लगभग 300 350 लड़कियां थी उस समय उस स्कूल में, और 2 शिफ्ट हम्म में स्कूल, पूरा दिन जिया जी वहीं रहे। 2 शिफ्ट में हम्म। चलता है, पहले अकादमिक शिक्षा का होता है 1:30 बजे तक, 1:30 से 2 खाना होता है, 2 बजे से फिर दस्तकारी की, संगीत की, खड्डी की, ये सब क्लासेस लगती थी, म्यूजिक की, और अच्छा 7 बजे तक। तो 2 शिफ्ट में स्कूल चल रहा था। उन्होंने पूरा 7 बजे तक स्कूल का वो किया, फिर संध्या करती हैं लड़कियां, फिर डिनर करती हैं, सब देखा उन्होंने। फिर आके मेरी बहन को बताया, तो वो छुट्टी लेके दिसंबर की गांव हमारे चले घर आए। गांव आए, तो उन्होंने बताया माँ को कि ऐसे ऐसे। लेकिन हमारे पिताजी बहुत प्रभावशाली थे, पॉलिटिशियन थे, तो उनके सामने ना कोई बोल नहीं सकता था, हमारे घर हम्म। का ही नहीं, बाहर का व्यक्ति भी कोई नहीं बोल सकता था। अच्छा। तो अब पिताजी को कौन बताए ये कि मेरा घर का नाम खुशबू है, कि खुशबू के लिए एक स्कूल देखा है, उसको हम्म। वहां भेज दिया जाए, अब तो देख नहीं सकती है। तो फिर भी मेरी माँ ने हिम्मत करके कहा कि ऐसे ऐसे ये देख के आई हैं संतोष जी, मेरी बहन का नाम भी संतोष है, तो वहां भेज देते हैं कुसुम को। तो मेरे पिताजी ने कहा बिल्कुल नहीं, मास्टर घर में रख देंगे, इसके नाम अच्छा संपत्ति कर देंगे, क्या जरूरत है कहीं बाहर अच्छा। भेजने की। तो बस इसके बाद वो सुनते नहीं थे किसी की बात, कोई भी। हम्म। फिर क्या हुआ कि मेरी माँ हमेशा देखती रही, क्योंकि मैं तभी दृष्टिबाधित हुई थी, तो मुझे कुछ समझ नहीं आता था, और माँ को समझाना नहीं आता था। रोती बहुत थी अपनी छाती से लगाकर, लेकिन समझा नहीं हम्म पाती थी। उन्होंने देखा कि मेरे अंदर एक गुस्सा उबल रहा है, हम्म जैसे देख नहीं पाती तो गुस्सा आता था मुझे, क्या हो रहा है हम्म। समझ नहीं आता था। तो उस मनोविज्ञान को तो वो समझती थी, लेकिन मुझे नहीं समझा पाती थी, बच्चे को कैसे कम्युनिकेट करें। करेक्ट। तो ये बड़ी विडंबना थी। तो मैं उनके हाथ भी काट देती थी, और बहुत गुस्सा, बहुत तेज दौड़ती, धड़ाम, कभी सिर फुड़वा लेती थी। हाँ, एक अरे बार बाप जलती, रे। हमारे गांव घर में रखी जाती थी, हमारे प्रेस करने वाला धोबी आता था, तो कोयले की प्रेस होती थी बहुत बड़ी, हाँ तो हाँ। भागी दौड़ से उसमें कोयले में पैर भी जलवा लिए, गिर गई। ओ। तो मतलब इस तरह का, माँ को लगा कि इसके लिए तो जाना बहुत जरूरी है, पढ़ना, इसकी एनर्जी को चैनलाइज करना, ये वो अनुभव कर रही थी वो, लेकिन करेक्ट। अभिव्यक्त नहीं कर पाती। तो उन्होंने मेरे पिताजी से दोबारा निवेदन किया, उन्होंने फिर हम्म। मना कर दिया। फिर एक बार मेरी माँ, जब मेरे पिता घर पर नहीं थे, तो हवेली से बाहर निकल गई, मुझे लेके आई दिल्ली मेरी बहन के अच्छा साथ से। उन्होंने, उनके पास, हमारे घर में सब कुछ होता था, लेकिन पैसा नहीं होता था प्रकाश जी, एक भी पैसा नहीं था माँ के पास। अच्छा। मुझे मतलब याद है पिताजी कि नहीं रखते थे? नहीं, पैसा नहीं होता था कैश में। देखो, पूरे साल का घर में राशन पानी सब कुछ, हजारों चीजें होती थी, सब कुछ होता था। अच्छा। हमारे बड़े हम्म बड़े स्टोर रूम हैं जिनमें अनाज रखा जाता था, चीनी, खांड, बूरा, सब अलग अलग रखा होता था, लेकिन वो हम्म। नहीं, पैसा नहीं होता था। गहने वहने, सोना चांदी सब था, हाँ। लेकिन पैसा कैश में कुछ नहीं होता था किसी के पास। तो अच्छा। माँ ने आके पहले दुकान पे सुनार को अपना एक कड़ा दिया,
मुझे आज तक याद है। माँ को वो अच्छा। कड़ा बेचा उन्होंने 600 कुछ रुपए का उस जमाने में, और फिर मुझे लेके दिल्ली आई वो, हम्म, और मेरा प्रवेश करवाया। लेकिन अब माँ के लिए मुश्किल थी, मैं तो नहीं समझ सकती थी ना। माँ के लिए मुश्किल था वापस जाना अब हवेली में, क्योंकि वो हाँ, उल्लंघन पिताजी कर को क्या चुकी थी, जवाब देंगे। पितृ सत्तात्मक सोच का वो उल्लंघन कर चुकी थी। तो बिल्कुल। उस उल्लंघन के बाद उस हवेली की दहलीज के भीतर उनका स्वागत नहीं हो सकता था। तो फिर माँ ने क्या किया कि मेरे स्कूल में ही निवेदन किया कि मुझे भी यही नौकर पर रख लो, मैं बच्चों की सेवा कर दूंगी। वाह। तो हमारी वहाँ जो माताएं होती थी, बहुत अच्छी थी माताएं जो चलाती थी। धनदेवी कपूर, उनका मैंने इतिहास में जिक्र किया है। वो पाकिस्तान जी। से आई थी, उनके परिवार की महिलाएं, 16 महिलाएं उनके परिवार की कुएं में कूदकर उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। बाप तो रे। ऊपर ऊपर की जो महिलाएं बाद में महिलाओं के ऊपर कूदी थी, वो 4 महिलाएं बच गई थी। उनमें वो थी, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, मरना नहीं चाहती थी, धनदेवी कपूर। तो उनकी बेटी भी बाद में हमारे स्कूल में सेवा करती रही। उन्होंने ये स्कूल बनाया था 1957 में हमारा, जी। तो राष्ट्रीय विद्यानाथ कन्या विद्यालय। बहुत बहादुर महिला थी, बहुत बहादुर, सबके ऊपर बहुत अच्छा कंट्रोल रखती थी। और उन्होंने लड़कियों को घर से ला ला के, गांव गांव घूम घूम कर, पैदल यात्रा करके ब्लाइंड पढ़ाया। बच्चियों को वहां तक लाई वो, और फिर उनकी जुएं निकालना, पानी की बाल्टी में दवाई डाल के उनको रखना, ऐसा सब काम उन्होंने अपने हाथ से किया। बाद में तो जैसे दान आता गया, लोगों की सेवाएं, समाज की सेवा मिलती चली गई, स्कूल बढ़ता चला गया। लेकिन उस महिला को हमें बार बार प्रणाम करना चाहिए, हमारे पूरे दृष्टिबाधित महिला जगत को ही नहीं बल्कि समस्त जगत को, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल। बहुत प्रणम्य काम किया। और इतना भव्य स्कूल था, मैं आपको बता नहीं सकती कि सकलांग साथियों के साथ हम हमेशा प्रथम आते थे। अच्छा, तो फिर माँ को वहाँ तो उन्होंने वहाँ रख माँ लिया। ने माँ वहां पर रुकी। 2-3 महीने में ही जैसे मुझे बुलाने लगे कोई वहां पर कि ये तो माई की लड़की है। तो हाँ, हाँ, मुझसे हाँ। तो बर्दाश्त नहीं होता था, मेरे अंदर तो खून था वही मेरे बाप वाला, बहुत हम्म, आक्रोश हो जाती थी, मैं मारती पीटती थी। मेरी माँ को लगा तो ये तो उदंड बन जाएगी यहाँ पर। अच्छा। तो माँ चुपचाप वहां से चली गई, और वहां की जो सुपरवाइजर थी, उन्होंने माँ को कहा कि तुम तो पढ़ी लिखी हो, ट्यूशन पढ़ा लो, मेरे घर में किराए पे रह लो, एक कमरा किराए पे ले लो। तो माँ ने वहां एक कमरा किराए पे लिया और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी 10-10 रुपए महीना में। अच्छा। तो माँ घर नहीं गई, लेकिन फिर गर्मी की छुट्टियों में मुझे तो नहीं समझ थी, जैसे छुट्टियां हो गई तो मैंने कहा मम्मा घर चलो। तो तो घर नहीं जा सकती थी। माँ मुझे नहीं लेके गई घर, माँ मुझे कुछ नहीं बताती थी, ये सब तो बड़े होके मैंने खुद समझा है। अच्छा। माँ नहीं कुछ बताती थी, ना कभी शिकायत की उस देवी ने, ना कभी कुछ मांग की क्या मुझसे। बताइए। बहुत बड़ी बात मेरी माँ का, यहाँ पर बहुत मैं बड़ा आपकी किया। माँ की क्रांति को सलाम करना चाहूंगा, जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, बगावत की अपनी पुरुष सत्ता के खिलाफ। ये और एक छोटी बात साइलेंट नहीं, भी बहुत थी, बहुत बहुत बड़ी बड़ी बात है। बात है, बहुत बड़ी बहुत बात। बड़ी बात है, और जी, शांतिपूर्ण तरीके से किया उन्होंने। शांतिपूर्वक और रचनात्मक ढंग से। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, कोई ये जारी नहीं रखिए कि आप बात। जी। तो फिर मेरे को घर लेके गई माँ, और माँ मुझे याद है, मैं तो भाग गई अपने बहन भाइयों में, घुस घुर गई गस में। माँ वापस लौट गई उसी पैर से, मेरे पिता ने उनको रुकने के लिए नहीं कहा, मेरी माँ रुकी नहीं। बाप रे। फिर मेरे बड़े भाई जो मुझसे 20 साल बड़े थे, वो हॉस्टल में थे, बीए कर रहे थे, तो वो माँ को लेने गए, दिल्ली आए तो वो लेके गए कि आप ऐसे नहीं रहोगे, चलो नहीं तो मैं रेल के नीचे कट के मर जाऊंगा, ऐसे करके उन्होंने बोला, और वो लेके गई माँ को। और लेकिन मेरी माँ की जीते जी मेरे पिताजी से कोई बातचीत नहीं हुई, पिता की जीते जी। और पिता मेरे बहुत बाप रे। जल्दी चले गए, पिता मेरे स्कूल कभी नहीं आए। हालांकि वोट क्लब पे उनकी रैली होती थी, यहाँ दिल्ली में आते थे किसानों को लेके। ये टिकैत वगैरह मेरे पिता के शिष्य रहे हैं, जो महेंद्र महेंद्र टिकैत। टिकैत, हाँ जी। अरे बाप रे। तो ये राकेश टिकैत तो मेरे ही साथ का है, हम दोनों एक ही साथ पैदा हुए हैं, राकेश टिकैत अच्छा। जी। जी, ये बड़ी ये रोचक पृष्ठभूमि। कहानी है। जी जी। बिल्कुल एक उपन्यास जिस पर लिखा जा सकता है। तो आपके ये माँ कहा, की भी एक कहानी लेकिन लिखी जा सकती है। जी जी, जब मैं 10वीं कक्षा में मैंने टॉप किया ऑल इंडिया लेवल पे, तो जी। अखबार, सभी मेरे घर में सारे अखबार आते थे गांव में। तो मेरे पिता ने अच्छा। सब जगह देखा, मेरे पिता को तो लगता था मेरा नाम भी नहीं लिखाया होगा मेरी माँ ने, हाँ, हाँ, उनको हाँ। लगता था कि माँ ने पिता का नाम भी नहीं लिखाया होगा। अच्छा। लेकिन जब उन्होंने सारे अखबारों में अपना नाम पढ़ा, बाबू वेद प्रकाश मलिक,
तो फिर उनको हाँ, बहुत प्यार आया, तो वो मेरे लिए स्पेशल पहली बार जीवन में फिलिप्स का रेडियो लेके आए। क्या बात है, तो क्या बात है। उन्होंने मुझे रेडियो दिया और मैंने इतने जोर से फेंक के मारा कि उसके पता नहीं कितने टुकड़े हुए होंगे। फेंक दिया आपने? जी, मैंने अपने पिता अच्छा। से, मतलब ये क्रांतिकारिता मेरे अंदर बचपन से थी। मैंने अपने पिता को कभी नमस्ते नहीं किया। मेरी माँ हमेशा कहती थी, जैसे घुसते थे ना हम घर में, चलो पापा है हाँ। सामने नमस्ते करो, मैं कभी नहीं करती थी। मेरे पिता मुझे नमस्ते करते थे, फिर भी मैं जवाब नहीं देती थी, क्योंकि मेरे पिता कहते थे ये माँ की बिल्कुल चमची है, मुझे हमेशा ये कहते थे। हम्म, लेकिन मेरे अंदर हम्म, आक्रोश था कि मेरी माँ के साथ कुछ ना कुछ इनजस्टिस हो रहा है, समझ नहीं आता था मुझे क्या हो रहा है। हाँ, लेकिन वो समझ, उसका एहसास हो रहा था। एहसास था अंदर बचपन से ही। और मैं बिल्कुल। हमेशा अपनी माँ को ये कहती थी, जब उनके दर्द होता था पैरों में, उनको गठिया थी, हम्म, दबाती थी, कहती थी माँ मैं तुम्हें पूरी दुनिया घुमाऊंगी लेकिन पापा को कहीं नहीं लेके जाऊंगी। ये बात जरूर बोलती थी बचपन से मैं उनको, कि मैं आपको सारी दुनिया घुमाऊंगी लेकिन पापा को कहीं नहीं लेके जाऊंगी। लेकिन ईश्वर ने पापा को रखा ही नहीं। जब मैंने 10वीं पास की तभी मेरे पापा को चौथी बार हार्ट अटैक हुआ। और अच्छा। दुख तो उनको भी बहुत था अंदर ही अंदर अपनी हम्म, पत्नी के साथ, लेकिन पुरुष की जो अहम होता है ना, वो झुकता नहीं। हाँ, वो बहुत बड़ा होता वो है। झेलते रहे अपने आप अकेले में। माँ तो फिर भी बच्चों में निकालती रही, बच्चों के साथ प्रेम करके, सब चीजें बनाकर। पिता ने कहीं नहीं निकाला। हम्म, तो आज मुझे अपने पिता पर भी मुझे दुख होता है कि मैंने अपने पिता के साथ इनजस्टिस किया। इसका एहसास भी मुझे हम्म, आज होता है। मैं दोनों ही अपने माता पिता को बार बार ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि इतने अच्छे माँ बाप मुझे दिए उसने, इतने अच्छे घर में जन्म दिया, इतने अच्छा शिक्षा हम्म, स्थान दिया, सब कुछ उसमें। माँ कहती थी, जब मैं जैसे पिता को रिजल्ट देखते थे ना पिता मेरा, कि 100 में से 100 नंबर आए गणित में, तो फिर वो हम्म। मुझे शाबाश नहीं कहते थे। मैं कहती थी पापा अच्छा। कैसा, तो कहते थे ठीक है। मैं कहती थी 100 में से 100 है तो फिर भी ठीक क्या है, तो कहते थे नहीं, ये कुछ भी मायने नहीं रखता। ये बात मुझे समझ में नहीं आती थी तब, बहुत गुस्सा आता था अपने पापा हम्म, के ऊपर। लेकिन आज मुझे समझ में आती है कि उनकी बात बिल्कुल सही थी, कि जीवन का गणित ना आए आपको तब तक कोई बात नहीं है, हर गणित फेल है। क्या जब बात है। तक जीवन का गणित आप ना सीख पाओ, वो हर भाषा फेल है हम्म। जिस भाषा में आप पूरे नंबर ला रहे हो, जब तक जीवन की भाषा ना सीख पाओ। तो जीवन की बिल्कुल सही। भाषा सीखना अलग बात है, और स्कूल में ये सब प्राप्त कर लेना अलग बात है। अगर वो जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, जीवन में काम हम्म, नहीं आता, तो वो व्यर्थ है। बिल्कुल। तो संभवतः उनका दृष्टिकोण मैडम, यही रहा। 10वीं में तो टॉप कर ही दिया आपने। जी, तो 12वीं में भी मैंने टॉप किया। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि हम्म, मेरी माँ का बहुत बड़ा संघर्ष है इसके पीछे। मैंने कभी भी राइटर नहीं रखा अपने जीवन में, शुद्ध लेखक जो अच्छा। लगते हैं दृष्टिबाधित। जी, मैं भारत की हम्म, पहली ऐसी दृष्टिबाधित हूँ जिसने सीबीएसई के पेपर भी खुद टाइप करके दिए हैं मैंने, और इसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा। मेरे अच्छा। 12th में पेपर रोक लिए गए। टाइपराइटर पे टाइप करती थी आप? टाइप राइटर पे, रेमिंगटन का टाइप राइटर था मेरे पास, उसको लेके अच्छा। जाते थे हम। और हम्म। मेरी माँ साथ साथ घूमती थी मेरे साथ, छाया की तरह रहती थी, लेके लेकिन जाती फिर थी, बाहर बैठी रहती थी वो। जब मैं, और बोर्ड क्वेश्चन की पेपर कौन अनुमति, पढ़कर दिखा रहा था? वही इन्विजिलेटर उनका अपना होता था, वही बताता था, कोई अच्छा। भी जो भी हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं होता था, बस पढ़ दे प्रश्न पत्र, अच्छा, सिर्फ सवाल पूछ बताए वो, और बताया, आप और हम जवाब टाइप टाइप कर करते लेते थे। थे? और जो टाइप करते थे पेपर, उसमें पेज नंबर डालते थे और आंसर शीट में उसको स्टेपलर करते जाते थे, स्टेपल से ना, स्टेपल करते जाते थे। अच्छा। जी, तो ऐसे करती थी मैं पेपर। तो मुझे क्योंकि ये विश्वास कभी नहीं हुआ कि जितना अच्छा अशुद्ध मैं लिख सकती हूँ कोई और भी लिख सकता है, तो मैंने इसलिए कभी हम्म, नहीं करवाया। तो 12वीं में भी मैंने टॉप किया, लेकिन मेरा बैक आया 12वीं में, 4 पेपर का रिजल्ट ही नहीं आया, 3 अच्छा। पेपर का। जी, तो फिर वो क्यों नहीं आया, पता किया कि कहते नहीं ये तो नकल है सारा। उन्हें ये तो पता उन्होंने नहीं कहा चला। कि हाँ ये नकल तो नहीं, हम गए नहीं, बोर्ड में गए हम, तो मेरे अच्छा। स्कूल वाले भी गए कि ये लड़की का कैसे हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, हाँ। फिर बोर्ड में भी गए तो फिर उनको बताया, बहुत समझाया कि नहीं ये नकल नहीं है, टाइप करवा के देख लो। हम टाइप राइटर लेके गए, कहते नहीं आंसर लिखवा। मैंने कहा आंसर मैं अभी लिख देती हूँ आपको, इस क्वेश्चन अच्छा। किसी का भी लिखवा लो। तो फिर मैंने लिख के दिखाया। फिर भी उन्होंने हिस्ट्री में मुझे 59 दिए, जबकि दूसरे पेपर में 85 90 ऐसे थे। और संस्कृत में अच्छा। मैंने 92% प्राप्त किया, टॉप किया था उस समय भी। अच्छा। तो कुल मिला के तो मेरा बहुत डिफरेंस था।
अपने मेरे बराबर किसी का भी नहीं था। कहाँ मेरे मतलब 75%, और उसके बाद मेरी क्लास में एक व्यक्ति के 60%, और उसके बाद सबके 60 से नीचे थे। तो इस तरह से रहा। फिर बीए में भी यही संघर्ष चलता रहा। मेरे फर्स्ट ईयर में 72% आए, टॉप किया यूनिवर्सिटी। पूरा तहलका मच गया यूनिवर्सिटी में, क्योंकि मैं डिबेटर भी थी। तो अच्छा, वो सब लोग जानते थे, सभी कॉलेजेस में मैं जाती थी, डिबेट के लिए जाती थी, डिबेट के लिए, हाँ। एक्सम्पोज स्पीच के लिए जाती थी, सेल्फ कंपोज पोएट्री के लिए। हाँ, तो जस्ट अ मिनट होता था एक हमारे टाइम में, उसके लिए जाती थी। तो सभी जानते थे मुझे, बहुत वो रही। तो लेकिन सेकंड ईयर से फिर मेरे पेपर गायब हो गए, और फिर एवरेज एवरेज निकलता रहा। कुल मिला के ऐसा कितना भी संघर्ष रहा, मेरी प्रथम श्रेणी कहीं नहीं गई। ये ईश्वर की कृपा है। चाहे उन्होंने एवरेज ही निकाल के दिया मुझे, 4 पेपर का रिजल्ट आया तो 2 का एवरेज निकाला, तो वो भी तो फर्स्ट क्लास ही निकलेगा ना। क्या बात है। तो इस तरह से इनजस्टिस होता रहा, लेकिन जो पोएटिक जस्टिस होता है ना, वो मेरे साथ हमेशा रहा। जो ईश्वरीय जस्टिस होता है, प्राकृतिक रूप से आपके साथ जस्टिस होता है, वो हमेशा मेरे फेवर में रहा। या मैं कहती हूँ, मेरी माँ की मेहनत, मेरी माँ की दुआएं, आशीर्वाद, उसका हमेशा फलीभूत होता रहा। या कह लीजिए कि मेरी निश्चलता मुझे काम देती रही। लेकिन मेरी माँ एक बात कहती थी, जो 100% आपने पाए हैं ना, इसमें से केवल 25% तुम्हारा है। तो मैं कहती थी, क्यों माँ? ये बहुत छोटे की मैं बता रही हूँ। तो कहती थी, 50% तो मानो अपना भाग्य जो परमात्मा ने तुम्हें दिया है, और 25% मानो आपसे बड़े लोगों ने जो लीक बनाई है या जो आपको आशीर्वाद दिया है, उसका उनका योगदान। है। और केवल अच्छा। 25% तुम्हारा, इसलिए तुम्हें इतराने का अधिकार नहीं है। हमेशा ये बात समझाती थी कि डाउन टू अर्थ रहो। हाँ, डाउन टू अर्थ। जी। बहुत तो बहुत बड़ी सीख है। हाँ जी। हर हर विद्यार्थी को, हर नेता को, हर उस व्यक्ति को जो भी महारत हासिल करता है किसी भी क्षेत्र में हो, उसे डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। और ये जो सीख आपके माँ ने दी है, साहित्य मेरी जागर माँ के ने, सब। देखिए, आज मैं अब जब पीएचडी शोध करा रही हूँ विद्यार्थियों को, 18 विद्यार्थी मेरे साथ शोध कर चुके हैं, 18 पीएचडी मेरे साथ हो चुकी हैं, और एमफिल करा रही हूँ, एमए पढ़ाती हूँ। तो तब मेरी माँ की दी हुई कहानियां, जो उन्होंने मुझे पूरे पुराण सुनाए, 18 पुराण, महाभारत पढ़ के सुनाया, जो रामायण पढ़ के सुनाया, हाँ, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ के सुनाए, वो सब मेरे अब काम आते हैं। तो उन्होंने अगर मुझे मजबूत ना किया होता उस स्तर पर, तो आज मैं उतना सशक्त रूप से नहीं खड़ी होती। तो एक परिवार की और एक माँ की भूमिका बहुत बड़ी होती है आपके व्यक्तित्व निर्माण में, क्या बहुत बात है। बड़ी। उसके तो बाद माँ गुरु ही का बहुत बड़ा आपकी स्थान। जी, फ्रेंड, फिलोसोफर, रीडर, मार्गदर्शक सब कुछ रही है। बिल्कुल। और उन्होंने ब्रेल सीखी बकायदा मेरे लिए। अच्छा। हाँ, छुट्टियों में, मैं गर्मी की छुट्टियों में हम किताबें, क्योंकि उस जमाने में प्रेस इतना काम नहीं करती थी, हमें ना किताबें खुद लिखनी पड़ती थी। तो मेरे छाले पड़ जाते थे हाथ में, स्लेट पर लिखती थी ना ब्रेल कलम से, उंगलियों में। हाँ। तो मेरी माँ खुद लिखती थी बैठ बैठ के मेरे साथ। तो उन्होंने सारी किताबें बाइंड करके ले जाती थी, फिर मैं वहां पर हर एक कोर्स की एक एक बुक बना के, और वही किताब, जैसे हमारी क्लास में 20 बच्चे हैं, तो 20 में वही डिस्ट्रीब्यूट होती थी, एक एक घंटा करके। और मुझे बड़ा बाप रे। गुस्सा आता था, पूरी मेहनत मैं करके लाई और मुझे मिलती नहीं किताब। हाँ। और कुछ बच्चियां जानबूझ के भी नहीं देती थी कि ये तो फर्स्ट आ जाएगी फिर, है ना। तो फिर रात को जब 10 बजे के बाद अलाउड नहीं होती थी किताब पढ़ना, तो जो लड़की पढ़ती थी मैं जाके देखती थी वो पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है, सो गई है क्या, उसका इंतजार करती थी। कितनी कितनी बार तो मुझे रात के 11-12 बज जाते थे, फिर मैं चुपचाप उठा के लाती थी उस किताब को। क्या बात है। मतलब उसे अपनी लिखी हुई किताब, अपनी मेहनत की हुई किताब मुझे चोरी करनी पड़ती थी पढ़ने के लिए। और वो लड़की चाहे पढ़ ना रही हो, लेकिन देगी नहीं किताब, पढ़ ना ले। ऐसा भी, ये बचपना था उसका भी, और हमें भी उतनी समझ नहीं थी कि हम उसको समझा दें। हाँ, वो तो छात्र तो जीवन में ऐसा ऐसे सब ऐसे कुछ होता ही संघर्ष है। से निकले। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि ब्रेल के बिना आपका कोई साथी नहीं हो सकता। अगर बिल्कुल आप, सच है। क्योंकि आप कभी भी कहीं भी, टेक्नोलॉजी फेल हो सकती है आपकी, और टेक्नोलॉजी वैसे भी असिस्टिव है, आपको सहायक के रूप में इस्तेमाल करनी चाहिए। क्योंकि सच कान से सच। ज्यादा सुनोगे तो भी आपका भाषा पर अधिकार नहीं हो सकता, स्पेलिंग आप नहीं जान सकते। आप बिल्कुल। कहते हैं कि पहली क्लास से ही उस पे कंप्यूटर पे लिखो पढ़ो, लेकिन जब तक आप इंद्रिय को सक्रिय नहीं करेंगे ना, आंख को या टच को, दोनों में से एक चीज। अब आंख वाले के पेन का, तो पेन क्यों रखते हो आप, टेक्नोलॉजी से करो ना, बराबर। पेन तो सच। नहीं रखते ना। तो फिर हम ब्रेल लेखनी को क्यों छोड़ दें, आप ब्रेल पढ़ना क्यों छोड़ दें? सवाल तो ये ना, क्योंकि आज बड़ा षड्यंत्र चल रहा है।
बहुत सारी संस्थाएं आज इस क्षेत्र में कार्यरत है कि ब्रेल की जगह पर पूरी तरह से टेक्नोलॉजी आ जाए पहली क्लास से बच्चों को। हमने भी ब्रेल को डिजिटल हटाना लिटरेसी चाहते में हैं। अपने 4 स्कूलों के साथ मैंने अभी फेडरेशन की ओर से कांटेक्ट किया 3 साल का, और बड़े खुशी के साथ मैं आपके साथ ये साझा कर रही हूँ कि हमारे बच्चे जो 9वीं क्लास से सनेत्र विद्यालयों में जाते हैं वो बच्चे अपने आप पेपर दे रहे हैं। किससे? एक मोबाइल से और एक कीबोर्ड उनके पास होता है केवल, और उसी से पढ़ते हैं वो। लेकिन ब्रेल में बहुत महारत हासिल है उनको। 8वीं तक हम बिल्कुल ब्रेल से उनको हटने नहीं देते हैं। 8वीं तक आप ब्रेल का इस्तेमाल करो, और 8वीं क्लास में उनको टेक्नोलॉजी से पूरी तरह से परिचित करवाते हैं, अभ्यास करवाते हैं कि असाइनमेंट देना शुरू करो, ताकि वो अपने विद्यालयों में जाके उसके माध्यम से सनेत्र अध्यापकों के साथ, सनेत्र साथियों के बीच में उसी ढंग से लिख पढ़ सके। मैडम, इस पड़ाव पर मैं अब ये जानना चाहूंगा कि आपको ये कब पता चला कि आप हिंदी साहित्य की ओर आपकी रुचि है, आप कविता लिख मेरे सकती जीवन है? की एक खास बात रही है। मैं आपको अपनी जी एक कविता सुनाती हूँ, आपको समझ पाएंगे। जी, अभिलाषा। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। वो मेरे बिल्कुल सपने बिल्कुल। हैं खास, वो मेरे सपने हैं खास, जिन्हें तुम बगावत कहते हो। बिन सोचे समझे क्यों भीड़ के संग बहते हो। वो मेरे क्या सपने बात है। हैं खास, जिन्हें तुम बगावत कहते हो। जो बात दिल में हो वही लब पर भी तो हो। जो बात दिल में हो वही लब पर भी तो हो। दो रंगत का होना क्या सही कहते हो। वो मेरे क्या बात सपने है। हैं खास, जिन्हें तुम बगावत कहते हो। हम्म, बारिश तो हुई खूब मगर नम न हुई रेत के जर्रे। बारिश तो हम्म, हुई खूब मगर नम न हुए रेत के जर्रे। सहरा की दुआएं बेअसर, जिन्हें तुम आह कहते हो। आह तो ऐसी होनी चाहिए ना जो तबाह कर दे। बिल्कुल वो सर। मेरे सपने हैं खास, जिन्हें तुम बगावत कहते हो। तुम आओ तो हो जाए अंधेरे घर में उजाला। तुम हम्म, आओ तो हो जाए अंधेरे घर में उजाला, यानी अपने से स्वयं अपना परिचय करो तो। बेनूर जी, रहे दिल का नगर, क्यों इसे नियति कहते हो। वो मेरे सपने हैं खास, जिन्हें तुम बगावत कहते हो। तो हम्म, ये जीवन में मेरे प्रारंभ से रहा कि मुझे अपने स्तर पर लड़ना पड़ा, पर मैं लड़ना है मुझे ऐसा करके लड़ी हूं ऐसा नहीं, सहज भाव से वो स्वभाव ही रहा मेरा। मतलब मेरे हम्म, मन में ये नहीं रहा कि मुझे इस व्यक्ति के खिलाफ लड़ना है या इस बात के खिलाफ, ऐसा नहीं कि मैंने ठाना हो। वो स्वतः होता गया मुझसे, वो मेरे स्वभाव के अंदर इनबिल्ट है। हम्म, तो मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने जानबूझ के कुछ तैयारी की हो। मतलब प्रकृति मुझे बढ़ाती रही, और मेरी प्रकृति जो उसने बनाई है ईश्वर ने, उसमें मेरा दृढ़ विश्वास है कि उसने ऐसी ही बनाई है मेरी प्रकृति। और इसका मैडम, एक अभिप्राय ये भी संघर्ष। नहीं है कि हाँ, इसका अभिप्राय ये भी नहीं है कि संघर्ष नहीं करना पड़ा। लेकिन संघर्ष आप देखिए प्रकाश भाई, किसको नहीं पढ़ना पड़ता। एक चींटी कितनी बार गिरती है, कितनी बार उठती है, उसको भी बिल्कुल संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष इस करना। प्रकृति में कोई नहीं ऐसा है जिसको संघर्ष ना करना पड़ता हो। इसलिए दृष्टिबाधित समाज से विशेष रूप से मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि आप अगर ये दुआ देना चाहते हैं ना, कि दुआही देकर कि मैंने संघर्ष बहुत किया है और आपको प्राप्त हो जाए। हर एक व्यक्ति को इस दुनिया में अपनी प्रतिभा अधिक नजर आती है, और जो उसको प्राप्त हुआ है वो कम नजर आता है। लेकिन ऐसा अनुपात बिगड़ना नहीं चाहिए आपकी सोच में। जब ये अनुपात आपकी अपनी सोच में बिगड़ता है, तब आप किसी न किसी हीन ग्रंथि के शिकार हो जाते हैं। तो क्या आपको बात है, क्या। हमेशा दूसरे की प्रतिभा अधिक नजर आनी चाहिए और अपना प्राप्त अधिक नजर आना चाहिए। क्योंकि हमारी क्या काबिलियत है बताइए कि हमें इतनी सुंदर धूप देता है परमात्मा बिना मांगे। ये सांसों का आना जाना हम्म, क्या आप तय करते हो? बिना मांगे है। ये हवा का बहना, बिल्कुल ये पानी का निश्चल निर्मल होना, हमने तो कुछ नहीं मांगा, पर उसने हमारे लिए सब साधन जुटाए हैं। हमने सबको मैला किया है, और उन सबको अगर हम साफ नहीं कर सकते तो कम से कम अपने मन को साफ रखें। मन बिल्कुल। हमें एक ऐसा आकाश है जिसमें आपकी सारी कामनाएं फलीभूत होती हैं, जिसमें आपके सारे अभिप्राय उतरते हैं, आविर्भूत होते हैं, और जिन्हें आप अपने कर्म में लेकर आते हैं। अगर हम दूसरे के बारे में गलत ही सोचते रहेंगे तो हम अपने बारे में स्वचिंतन कब करेंगे? आप दूसरे को लेके, अपने दूसरे को आधार बनाकर काम करेंगे तो कभी भी आप दूसरे के हित का काम नहीं कर सकते। बिल्कुल तो मैडम, इसलिए हमने दृष्टि। आपका अभी
जी सारा संघर्ष देखा हमने, बचपन से लेकर जी शिक्षा तक का जो संघर्ष आपने किया है वो बड़ा ही काबिले तारीफ भी है, और बिल्कुल हर किसी को उसके नक्शे कदम पर चलना चाहिए। मैं अब जानना चाहूंगा कि आप फिर ये सेवा जो आपको करने को मिली प्रोफेसर के रूप में, जब आपको ये नौकरी मिली, बहुत तो ये संघर्ष है कैसा इसके है? पीछे, बहुत संघर्ष मैं वो संघर्ष जानना हाँ चाहूंगा। जी जी। वो फिर मुझे अपनी एक कविता याद आ रही है, बानगी है वो। जी जी जी, अंधकार का क्या सुनाइए। अंधकार का राज्य खाने वालों, ना चाहते हुए भी देखो वो सूरज निकल रहा है। उसको नहीं क्या ढक बात सकता है, कोई। क्या बात है। लगाव की रंगत उतर रही है, दोस्ताना मौसम बदल रहा है। अंधकार का राज्य चाहने वालों, न चाहते हुए भी देखो वो सूरज निकल रहा निकल रहा है। है। नंगे पांव हम भी दौड़े चले आते, नंगे पांव हम भी दौड़े चले आते, लेकिन उसकी आंखों का बुलावा छल रहा है। अंधकार का राज्य चाहने वालों, न चाहते हुए भी देखो वो सूरज निकल रहा है। हम ही क्या साथ बात है। निभाते रहे उसका हरदम, हम ही साथ निभाते रहे उसका हरदम। जमाने का साथ पा वो शख्स बदल रहा है। अंधकार का वाह। राज्य चाहने वालों, न चाहते हुए भी देखो वो सूरज वो निकल सूरज रहा है। निकल रहा है। सब सरहदों के पार जाएगी आवाज मेरी, सब हम्म, सरहदों के पार जाएगी आवाज मेरी। एक बर्फीला सच मुझ में पिघल रहा है। अंधकार का क्या राज्य बात है, चाहने क्या वालों, बात है, न क्या चाहते बात है। हुए भी देखो वो सूरज निकल रहा है। तो दुनिया तो नहीं चाहती, सनेत्र नहीं चाहता कि दृष्टिबाधित उसके समान बैठे, बिल्कुल किसी भी रूप में नहीं चाहेगा। आप परिवार से ही देखिए, इनजस्टिस शुरू हो जाता है, ठीक है ना। बिल्कुल। तो कविता से तो सकारात्मक सोच पहुंच ही गई है हमारे पास, जी, हमारे तो दिल में एक नई रोशनी 12 भी जल साल गई है। तक थ्रू आउट टॉपर होते हुए भी हम्म, कभी जीवन में द्वितीय श्रेणी मुझे नहीं मिली, कहीं भी, कभी क्या नहीं। बात है। और मेरी क्लास में जो लड़की लड़के होते थे, जिनकी जो पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग थे, यहाँ जो लॉबीज चलती हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में कि एक राइट लॉबी है, एक लेफ्ट लॉबी है, मैंने लेफ्ट लॉबी की बहुत मार खाई है। लेकिन मैंने अच्छा। एक अध्यापक के रूप में आदर्श को चुना कि मैं किसी को ज्वाइन नहीं करूंगी, और मैंने किसी को ज्वाइन नहीं किया। उसका अच्छा। खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि थ्रू आउट टॉपर होते हुए भी उन्होंने पहले ही मेरे साक्षात्कार में कहा था, प्रोफेसर नामवर सिंह होते थे, जेएनयू में प्रोफेसर थे, बहुत बड़े हिंदी के आलोचक रहे हैं, कि जितना वेट तुम्हारे इस फॉर्म में है, इतने सर्टिफिकेट लगे हुए हैं, इतना वेट टोटल में मिला के सारे फॉर्म रख ले रहा हूं तो भी तुम्हारा ही पलड़ा भारी है। वाह। तो ये बता रही हूं मैं, ये विश्वास रखना चाहिए। मैंने किसी लॉबी को ज्वाइन नहीं किया, लेकिन इसका खामियाजा ये हुआ कि 12 वर्ष तक मैं टेम्परेरी एडहॉक और इस पार्ट टाइम पे पढ़ाती रही, लेकिन थ्रू आउट सिलेक्शन कमेटी के थ्रू आई। और सिलेक्शन कमेटी बहुत फेयर होती हो ऐसा नहीं होता, ये आज मैं क्योंकि उसका पार्ट हूं और मैं जानती हूँ, बहुत सारे दबाव काम करते हैं, इसलिए मुझे टेम्परेरी तो रखा गया, हर बार हटा तो नहीं सके मेरे मेरिट को देखकर। फिर मैं कोर्ट में गई और आज 23 साल हो गए कोर्ट में केस चल रहा है। अच्छा। ये तो मेरा 2010 में यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर के पद पर मेरा चयन हो गया सामान्य में। उसको भी मैं ईश्वर की कृपा मानती हूँ कि बहुत बड़ी कृपा हुई, क्योंकि किसी ना किसी रास्ते से कोई इसकी अप्रोच से, उसकी अप्रोच से पहुंचता है वहां पर। और मेरे पास लेकिन सबसे बड़े कर्ता धर्ता की अप्रोच थी ईश्वर की, उसमें मेरा अड़िग विश्वास रहा। लेकिन मैंने अपने आप गुणवत्ता में अपने आप को कहीं पीछे नहीं रहने दिया। कितनी भी हमारी पत्रिकाएं निकलती हैं इंक प्रिंट में, मैं सबको देखती हूँ कहाँ किसका लेख निकल रहा है, कौन सी बहसें चल रही हैं, कौन सा वो चल रहा है, ताकि किसी भी सवाल के जवाब पर मैं शांत या मूक ना रह सकूं। आज भी रात भर इतना व्यस्त होने के बावजूद भी रात को मैं 3 घंटे 4 घंटे अवश्य पढ़ती हूँ, जबकि मैं सारा दिन दिल्ली विश्वविद्यालय में लगाती हूँ। बेशक मैं अपनी नींद की कटौती करती जाऊं, 3 घंटे सोऊं 4 घंटे सोऊं, लेकिन मैं पढ़ती अवश्य हूँ। उस दिन का देखना मुझे जरूर होता है।
तो ये संघर्ष रहा। 12 साल तक मैंने टेम्परेरी पढ़ाया। उसके बाद किरोड़ीमल में मैं स्थायी रूप में चयनित हुई। साथ ही जिस दिन मैं स्थायी उसी दिन मैं दूसरी प्रमोशन में जो हो गई साथ साथ, क्योंकि मेरे को इतने साल हो गए थे काम करते करते। फिर 2010 में ये दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में निकला था, तो इसमें ईश्वर की कृपा से मेरा चयन हो गया सामान्य श्रेणी में ही, और मैं यहाँ पर आई। कुल मिलाकर आपका एक प्रोफेसर के रूप में क्या अनुभव रहा है? विद्यार्थी एक नेत्रहीन प्रोफेसर को किस तरीके से सहयोग करते हैं? मेरे विद्यार्थी तो कह लीजिए मेरे पिछलग्गू रहे हैं। मुझे विद्यार्थियों को कभी नहीं ढूंढना पड़ा, विद्यार्थियों ने मुझे हमेशा ढूंढा है। जैसे मैं कहीं विश्वविद्यालय की मीटिंग्स में भी होती हूँ व्यस्त, तो विद्यार्थी मुझे ढूंढते, वो पता करते हैं कि कहाँ है मैडम, उनको मेरी क्लास चाहिए ही चाहिए। और मैंने देखा है कि मेरी क्लास में हमेशा इतनी भीड़ होती है कि सफोकेशन होने लगती है, बहुत घनत्व होता है क्लास में, बहुत ज्यादा। दूसरे सेक्शन के बच्चे भी मेरी क्लास में आ जाते हैं। मुझे कभी भी ये शिकायत नहीं रही कि विद्यार्थी मेरे पास नहीं आए, और मैंने विद्यार्थियों को जो जो नया दिया है, मेरे विद्यार्थियों ने मुझे उसको बहुत अच्छे से लौटाया है। इस पे मैं परमात्मा की कृपा मानती हूँ। जैसे मान लीजिए मैं फलाने कॉलेज में गई, सिलेक्शन कमेटी में हुआ, किसी बात पर बैठी, बातचीत हुई, तो बाद में आके वहाँ का जो टीचर इंचार्ज था मेरे पैर छूता है। मैंने कहा आप क्यों मेरे पैर छू रहे? कहते मैम मैं आपका विद्यार्थी हूँ, किरोड़ीमल में आपने मुझे पढ़ाया है। तो ये कितना गर्व होता है मुझे कि मैं दूसरे विश्वविद्यालय में कहीं जाती हूँ और बाद में कोई व्यक्ति आके मेरे सबके बीच में पैर छू रहा है, और फिर वो मुझे बताता है कि मैं आपका विद्यार्थी रहा हूँ। तो मैं बता नहीं सकती आपको कि मेरा हृदय कितना चौड़ा हो जाता है। वो 56 इंच का तो नहीं होता सीना, लेकिन वो फूल की कुप्पा जरूर हो जाता है। नहीं, बिल्कुल ये अचीवमेंट लगती है। और इससे ज्यादा क्या चाहिए? इससे ज्यादा क्या चाहिए कि हम दृष्टिबाधित है, और आंख की पूरी दुनिया, जो 80% ज्ञान हम आंख से पाते हैं ना, कोई भी व्यक्ति, उससे हम वंचित हैं। तो हमें 20% में ही गुजारा करना है, 20% में 100% भरना है। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। जब बच्चे कहते हैं ना, मैं अपने दृष्टिबाधित बहन भाइयों से विशेष रूप से कहती हूँ, वो कहते समय नहीं मिलता। मुझे बड़ा दुख लगता है कि आपको खाने का समय मिल जाता है, सोने का मिल जाता है, सोने का समय मिलता है, कपियाने का मिल जाता है, पढ़ने का नहीं मिलता है। ये कैसे हो सकता है? मतलब उस समय को खत्म कर दीजिए। बेशक आप अन्न मत लीजिए, खाइए मत, सोइए मत, गपियाइए मत, लेकिन आप अध्ययन कीजिए, क्योंकि ज्ञान के अतिरिक्त दृष्टिबाधित का कोई और सहारा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। आपको कहना ना, मतलब देखो वो सूरज निकल रहा है, सूरज को कोई कितना ढकेगा? नहीं ढक सकता, बिल्कुल, वो निकलेगा ही निकलेगा। अब मैडम मैं आपकी साहित्य सेवा की ओर आना चाहूंगा जी। तो आपने जो इतनी किताबें लिखी है, कविताएं लिखी है, काव्य संग्रह लिखे, कहानियां लिखी है, कहानी संग्रह आपके छप कर आए, तो आपकी जुबान से सुनना चाहेंगे कि ये साहित्य सेवा कैसे शुरू हुई और अब कहाँ, किस मकाम तक पहुंची? ऐसा है बंधु कि साहित्य, बहुत पहली कविता जो मैंने लिखी थी, मैं 6ठी क्लास में थी। हमें सेल्फ कंपोज पोएट्री में भेजा गया था, तो हमें शीर्षक दिया गया था यदि मैं होती। इस टाइटल के अंतर्गत हमें कविता बनानी थी। अच्छा। तो मैंने बनाई थी कविता उस जमाने में, यदि मैं होती वीर सेनानी इस भारत देश महान का। अच्छा। वीर सेनानी के ऊपर बनाया। जबकि मैं सोचे तो कोई पहला सवाल उठता, वहां उस जज ने भी किया कि तुम दृष्टिबाधित तो सेनानी कैसे हो सकते हो? तब मैंने उस उम्र में उसको जवाब दिया था कि सेनानी क्या सीधा सीमाओं पर ही लड़ता है? सेना तो एक प्रकट है, एक गुप्त है। मैं गुप्त सेना का सेनानी हूँ, जो अंदर काम करती है, जिसकी शक्ति के बिना बाहर की सेना नहीं लड़ सकती। क्या बात है। तो बड़ा हतप्रभ हुआ था वो, और ऐसा ही मुझे सवाल का जवाब बार बार देना पड़ता रहा, क्योंकि मेरा विषय जो रहा नाटक और रंगमंच है। और ये स्पेशलाइजेशन की ओर भी मैं कैसे आई, ये मैं आपको जरूर शेयर करना चाहूंगी कि मैं संगीत में बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा गाती थी मैं। क्या बात है। हाँ, तो और एक कला हमें पता चली, आप अच्छी नहीं, आप नहीं गाते हो, आप तो भूल गई। अच्छा, प्रकाश भाई आप तो सब भूल भाग गई। लेकिन मैं स्कूल वक्त की बता रही हूँ।
तो 12वीं फिर भी कक्षा हमारे में, लिए कुछ गुनगुना तो सकती है ना मैडम? हाँ नहीं, मैं अपना गीत भी सुना दूंगी आपको, ऐसी तो कोई बात जी नहीं, जी जी। जी वो जी। तो सुनते ही रहते हैं, सब जानते हैं। तो मेरी जो एक परीक्षक आई थी संगीत की, हम्म। तो उन्होंने कहा कि तुम बहुत अच्छा गाती हो, चलो इस बहाने से तुम्हें कुछ रोजी रोटी मिल जाएगी, कहीं संगीत अध्यापिका लग जाओगी। अच्छा। तो ये बात मुझे इतनी चुभ गई, मैंने उनको उस समय भी कहा, ये भी भूल गई कि मेरे नंबर भी काट सकती है वो, ये तो उसका बड़प्पन है, हाँ। उसने नंबर नहीं काटे। हम्म। मैंने कहा आप कैसे बोल रही हैं, मैं तो सारे विषयों में प्रथम आती हूँ, तो आप ये संगीत अच्छा। से ही क्यों जोड़ रही, कि दिखता नहीं है मुझे इसलिए आप संगीत से जोड़ रही हैं? क्योंकि विद्रोही में हम्म। रही, मैंने कहा ना कि मैंने जानबूझ के नहीं किया, ये विद्रोह हम्म। स्वतः अपने मन से अंदर से आता था, मेरे अंदर प्रकृति ऐसी हम्म। है। हम्म। तो उन्होंने कहा नहीं, संगीत के अलावा तो कहीं नौकरी मिलने वाली नहीं है कुछ भी। तो अच्छा। फिर मैंने संगीत को छोड़ दिया तब तुरंत। मैं चाहती तो उसको साथ साथ जिला सकती थी, इतनी समझ नहीं थी मुझमें। हाँ। तो संगीत को ऐसे छोड़ा, फिर मैंने साहित्य को चुना। ये तो संगीत पर भी अन्याय हुआ ना मैडम आपकी ओर से? नहीं, मेरी ओर से नहीं हुआ, मेरी परंपरा ऐसी रही कि उस परंपरा से मुझे विच्छिन्न होना पड़ा। क्योंकि फिर तो हाँ। जैसे नाम के लिए आपको तो सूरदास कह दिया जाता रहा, भक्त कह बिल्कुल दिया जाता, आप भक्त नहीं है, आप सूरदास भी नहीं है, है ना? तो बिल्कुल। परंपरा से आप उसको थोप रहे हैं ना। तो जब थोपने हाँ, की मानसिकता से लड़ना हो तो बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ती हैं। छोड़नी पड़ती बिल्कुल। तो वो थोपने की मानसिकता से लड़ने के कारण मुझे छोड़ना पड़ा। वो है ना, मैं रोशनी के सब उत्स जानती हूँ, इसलिए रखा गया मुझे अंधेरे में। हम्म। तो वो अंधेरे में रखने वाली बात इस वजह से भी होती है, बहुत सारी चीजों को और विषयों को। तो ये बात है, तो साहित्य का तभी से मैंने सोच लिया कि मैं साहित्य में जाऊंगी। फिर भी मैंने अलग अलग कॉलेज में अलग अलग विषय में वो आवेदन किया था। सेंट स्टीफन में मेरा हिस्ट्री में हो गया था, मैंने हिस्ट्री में किया था वहां आवेदन। अच्छा। तो आईपी कॉलेज में मैंने संस्कृत में किया था, वहां भी हो गया था। और अपने दौलत राम महाविद्यालय में मैंने हिंदी साहित्य में किया था, उसमें भी हो गया था। तो दौलत राम महाविद्यालय मैंने क्यों चुना, क्योंकि उसके सामने ब्रेल लाइब्रेरी थी, अच्छा। तो इसलिए मैंने उसको चुना। फिर उन सब से बुलाते रहे, वो मैं नहीं गई। दौलत राम विद्यालय हम्म। में भी बल्कि संस्कृत विभाग मेरे पास आता रहा कि आप संस्कृत लीजिए, आप संस्कृत की टॉपर हैं ऑल इंडिया लेवल की, तो आप क्यों नहीं संस्कृत लेती हैं? तो संस्कृत मैंने उस समय इसलिए नहीं ली, मुझे लगा कि एक हमारी दीदी होती थी संगीता नाम से, डॉक्टर संगीता है, वो अभी वो चला रही है एक एसोसिएशन बिहार में, शुभम करके। वो गोल्ड जी। मेडलिस्ट थी, वो भी टॉपर थी, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिली थी। तो मुझे लगता था भाई ये तो नौकरी नहीं मिलेगी। मुझे नहीं मालूम था कि दृष्टि हम्म। बाधा की वजह से इतना संघर्ष करना पड़ेगा, ये सब होगा, अच्छा। है ना? तो हम्म। उस समय संस्कृत मैंने इसलिए नहीं ली, ये मुझे समझ आ गई थी। जी मैडम, कुछ अपनी पुस्तकों के बारे में बताइए जो आपने लिखी है और मेरे उनके विषय। 3 काव्य संग्रह मेरे प्रकाशित हैं। ये सृजनात्मक साहित्य के अंतर्गत बता रही हूँ मैं। सृजनात्मक साहित्य जो है, वो जी। पहला काव्य संग्रह 2008 में प्रकाशित हुआ था, पांखुरी नाम से। इसमें 51 कविताएं थी। उसके बाद जी। 2010 में आया कस्तूरी, इसमें 100 कविताएं थी। और जी। अभी आया है सृष्टि करके, इसमें 61 कविताएं हैं। ये 3 काव्य क्या संग्रह बात है। है। इसके अतिरिक्त मेरी सृजनात्मक साहित्य में 2 नाटक, एक कारा कुंती की, कुंती की कारा मतलब जेल, ये अच्छा। 2017 में प्रकाशित हुआ था। अभी लुई की सुई अक्षर प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है अभी। क्या बात है। लुई की सुई, लुई ब्रेल पर मैंने ये नाटक लिखा है। और फ्रांस गई थी मैं स्पेशल रिसर्च करने के लिए, उनका जी। स्कूल भी देख के आई, लुई ब्रेल का म्यूजियम देख के आई, अपनी बेटी के साथ सब घूमा मैंने। और बहुत अच्छा। रिसर्च के बाद ये नाटक मैंने लिखा है, लुई की सुई। तीसरा नाटक मैं अभी उसका भी वो प्रूफ चल रहा है, शूर्पणखा के ऊपर, जिसको अच्छा। सुपर्णिका कहते हैं लंका में, सुपर्णिका उसका नाम है वहां पर। और हम हम्म। शूर्पणखा, नखा, ऐसे ऐसे उसके 4-5 नाम प्रचलित हैं, जो रावण की बहन थी, उसके हम्म। ऊपर मैं लिख रही हूँ। तो ये नाटक की स्थिति है। कहानी संग्रह 2014 में मेरा आया था, कहीं अनकहीं, जिसका दूसरा अच्छा। एडिशन 2018 में आया। उसका फर्स्ट एडिशन खत्म हो गया था, 1000 किताबें। अमेजोन पे भी हम्म। है अभी ये किताब। और अच्छा। अनहर्ड वॉइसेस अंग्रेजी में
इसी का वो किया था, उसमें एक कहानी और ऐड की थी मैंने, अनहर्ड वॉइसेस अच्छा। नाम से अंग्रेजी में है, कहानी सुनते हैं। ये तो सृजनात्मक साहित्य है। इसके अतिरिक्त आलोचनात्मक साहित्य है मेरा। मेरी पहली किताब 2001 में आई थी, नई रंग, चेतना और बकरी, जो थिएटर से संबंधित है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है बकरी, उसके ऊपर ये पहली किताब थी। 2001 में शीला दीक्षित ने इसका विमोचन किया था अपने ही सचिवालय में। और दूसरी किताब मेरी आई थी 2005 में, ऐसा क्यों। तीसरी किताब मेरी आई थी 2009 में, स्वातंत्र्योत्तर पारंपरिक रंग प्रयोग। चौथी किताब मेरी आई थी बोध के विविध रंग, 2010 में। पांचवी किताब आई थी 2010 में, हिंदी रंग आंदोलन और हबीब तनवीर, इनका नाम सुना होगा आपने। और छठी किताब आलोचना में मेरी आई थी गप का गुलमोहर, मनोहर श्याम जोशी। आप लोगों ने बुनियाद देखा होगा, नीम का पेड़ देखा होगा, कक्का जी का हिंद देखा होगा। तो ये मनोहर श्याम जोशी टीवी को स्टैब्लिश करने वाले लोगों में बहुत अच्छे थे आगे। इन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं, कुरु कुरु स्वाहा लिखा है, मैं कौन हूँ लिखा है, हरिया हरकुलिस की हैरानी, इनके ऊपर पहली किताब मेरी है और किसी की नहीं है। तो मैंने ज्यादातर काम वही किए हैं, जैसे सर्वेश्वर दयाल पर सक्सेना पर भी पहली किताब मेरी है बकरी पर। जो काम किसी ने नहीं किया, मैंने हमेशा प्रथम काम किया है उन पे। हबीब तनवीर पर भी मैंने प्रथम काम किया है, नाग बोडस पर भी मैंने प्रथम काम किया है। और हमारे बहुत अच्छे अभी अस्मिता नाट्य थिएटर ग्रुप है दिल्ली का, उसके ऊपर मेरी किताब है पीर के रंग, अरविंद गौड़ के ऊपर। तो ये कुल मिला के मेरा साहित्य है। अभी जो किताबें आई हैं, अंतिम जन तक, विकलांग जन अधिकार आर्जन, चेतना के पुरोधा श्री संतोष कुमार रोंगटा, ये किताब आई जो राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ का मैंने दस्तावेज पूरे इकट्ठे किए 50-53 वर्षों के, और उसकी विकासात्मक यात्रा को रोंगटा साहब की जीवन की संघर्ष यात्रा के साथ जोड़कर इस किताब में रखा है। दूसरी किताब जो मेरी अभी आ रही है, भारतीय विकलांग जन आंदोलनों का इतिहास। ये जो मेरी समझ बनी कि जन आंदोलनों को क्यों नहीं रखा गया इतिहास में कहीं भी दृष्टिबाधितों के द्वारा। इतने आंदोलन किए, लेकिन आप किसी भी इतिहास की किताब में उसको नहीं देखोगे। जबकि दलित विमर्श की बात करते हैं हम, दलित आंदोलनों की बात करते हैं जो कि आंदोलन नहीं हुए। स्त्री विमर्श की बात करते हैं, लेकिन स्त्री से संबंधित कोई आंदोलन नहीं हुए। पर्यावरण विमर्श की बात करते हैं, लेकिन पर्यावरण से संबंधित कुछ 2-4 आंदोलन हुए। उसकी बात हम मेधा पाटेकर के माध्यम से खूब करते हैं। आदिवासियों की विमर्श की बात करते हैं, आदिवासियों के कोई ऐसे आंदोलन नहीं हुए, जन आंदोलन। विकलांगों की जन आंदोलन हुए हैं और उनको दर्ज नहीं किया गया है। तो ये पूरा दस्तावेजीकरण ऐतिहासिक रूप से मैंने इसको रखा है कि जो आने वाली पुस्तकों को सामग्री भी देगी और उनके लिए एक मानदंड का भी काम करेगी, और अच्छाई बुराई तो जो होंगी वो आने वाली प्रतिक्रियाएं ही बताएंगी। ये मेरा सृजनात्मक और आलोचनात्मक साहित्य है। बहुत अभिनंदन करते हैं मैडम आपका, और अभिमान और गौरवान्वित महसूस करते हैं कि इतनी प्रतिभाशाली साहित्यकार आप हैं और हमसे जुड़ी हुई है, नेत्रहीन समाज से तो जुड़ी हुई है, और हमारी नेता के रूप में हमारा जो मैं नेता नहीं हो सकती कर रही है। ये प्रकाश जी, मैं नेता नहीं हो सकती, क्योंकि नेता जो मन में होगा वो कभी नहीं कहेगा। मैं उस राजनीति में, जो हमें परंपरा से प्राचीन भारत की जो राजनीति थी, जिसका धर्म होता था राजधर्म, मैं उस राजनीति में ही विश्वास करती हूँ और वही राजनीति को श्रेयस्कर मानती हूँ समाज के लिए, और उसी राजनीति पर मैं कर्म करती हूँ। मैं नेता नहीं हूँ। गुनाह करते रहेंगे सुबह से शाम तलक, कबूल होती रहेगी हर कदा अंधेरे में, ऐसे राजनीति में मैं विश्वास नहीं करती। तो मैं तो बिल्कुल स्पष्टवादिता के साथ जीती हूँ, कोरा कागज हूँ बिल्कुल। जो लिखा गया वो भी कुछ नहीं है, ना कुछ था मेरे लिए। समाज को कुछ मिल जाए तो मैं नहीं जानती, क्योंकि वो उसकी ताकत है जो कुछ हासिल करता है। मेरी उसमें कोई ताकत नहीं है, मेरा कोई योगदान नहीं है। मैं ये मान के चलती हूँ, शून्य ही रह सकूं यही बड़ी बात है, क्योंकि शून्य से ही सब कुछ जुड़ सकता है, शून्य में ही सब कुछ हो सकता है। तो उसी एक बार हम अपनी संगठन की ओर चलते हैं जी। 50 सालों की बड़ी लंबी यात्रा रही है और जिसका अध्ययन आपने किया है, और आप इसकी अभी अध्यक्ष भी हैं जी। तो वही प्रश्न जो मैं दोबारा पूछना चाहूंगा कि हम किस मकाम तक आप पहुंचे हैं आपकी नजर में?
देखिए, अगर आप संगठन की दृष्टि से देखते हैं तो एक ये संगठन शुरू हुआ था चिट्ठी पत्री के टाइम से, कि जी। नेताओं को चिट्ठी लिख दो, जिस विभाग की समस्या है, चिट्ठी पत्री में लिखने में कौल साहब बहुत महारत उनको हासिल रही, और हम्म 70 हम्म से लेके 78 तक उन्होंने यही काम किया। हम्म लेकिन काम क्या नहीं किया कौल साहब ने उसी समय, जबकि वो इतने सक्रिय थे, चिट्ठी पत्री लिख रहे थे हम्म विभागों को, है ना? उन्होंने एक प्रदर्शन भी करवाया था, जो बेरोजगार साथी थे, एमए पढ़े हुए, बीए पढ़े हुए, हाँ, उनको हम्म लेके जूता पालिश करेंगे संसद भवन के पास, कि जो गुजरेगा उसके पकड़ के जूते पालिश करेंगे, कि यानी हमें भी रोजगार चाहिए। तो लेकिन हम्म। ये ध्यानाकर्षण का कार्यक्रम था। हाँ, ध्यानाकर्षण अच्छा। जो होता है ना, वो दूसरे का ध्यान अगर किसी संवेदनशील का पड़ जाए तो काम हो सकता है, ना पड़े तो वैसे के वैसे हाँ। चले जाओ, खत्म कहानी। और चिट्ठी हम्म। पत्री भी आपकी आई, देखी, अगले ने डाक देखी और डाल दिया उसने डस्टबिन में, कर लो क्या करोगे? 10 लिखते रहो चिट्ठियां, जब तक किसी बिल्कुल। संवेदनशील व्यक्ति के हाथ में ना पड़ जाए चीजें, तो हाँ। उसका प्रभाव तात्कालिक रूप से नहीं होता। उसी बिल्कुल। समय 1974 में जब ये रोंगटा साहब आए उत्तर प्रदेश में और इन्होंने आंदोलन का रास्ता अपनाया होता, तो इनको फैसिलिटेट नहीं किया कौल साहब ने, जबकि वो महासचिव थे राष्ट्रीय स्तर के। हम्म। पहली बात तो इनको बनाना ही नहीं चाहते थे, इनका खूब विरोध किया था उन्होंने, विरोध के बावजूद भी उत्तर प्रदेश के दृष्टिबाधित बहन भाइयों ने इनको चयनित किया। फिर 76 में ये सचिव बने राष्ट्रीय स्तर के, बहुत विरोध के बाद हम्म भी। हम्म। कौल साहब नहीं चाहते थे, बहुत लोगों को अच्छा। कहा गया था। और 78 में जब महासचिव बने तब भी कौल साहब कहाँ चाहते थे, कौल साहब का नाम आया पहले, उनको हाथ खड़े हुए 402, हम्म 1130 लोग थे, और इनके में खड़े हम्म। हुए 402 से ही समझ गए कौल साहब की मैं हार गया हूँ। हाँ। उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया, पीछे चले गए मंच के। इनके ये कानपुर 700, अधिवेशन की बात हो रही है क्या हाँ मैडम? जी, कानपुर वाले, इनके हाँ 728 हाथ खड़े हुए, बताया हाँ। नहीं उन्होंने, 5-7 मिनट तक रहा, तो फिर इनके उद्दंड भी तो होंगे ना, युवा तो ये उद्दंड नहीं होंगे ऐसा कैसे मान सकते हैं आप? जिसको रोजगार बिल्कुल नहीं, रोटी बिल्कुल। नहीं, जो पढ़ रहा है, अपना संघर्ष करके लाठी टेकता, ढूंढता, खोजता पढ़ रहा है, कुछ पढ़ने के लिए हम्म सामग्री नहीं, कोई संसाधन नहीं, हम्म। कोई किताब नहीं, फिर भी वो बीए एमए कर रहा है, तो उसमें आक्रोश नहीं होगा? बिल्कुल, तो उन आक्रोश तो साथियों ने होगा ही। आक्रोश किया ना, कि भाई एक तो ये कोई बता क्यों नहीं रहा है रिजल्ट। हम्म तो कौल साहब को वो खामियाजा भोगना पड़ा 78 में। उसके बाद से आंदोलन के रास्ता तो आप जानते ही हैं जिस तरह से चला, और 80 का जो आंदोलन रहा उसने जी। बहुत प्रभाव डाला इस वजह से, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया ने उसमें हस्तक्षेप किया। बिल्कुल। बीबीसी से जो ब्रॉडकास्ट बीबीसी। हुआ, हाँ। हाँ, उस का, और उसका प्रभाव नेताओं पे पड़ा। यहाँ आंदोलन करने का प्रभाव नहीं पड़ा नेताओं पे, बीबीसी से हम्म। प्रसारित होने का, कि दृष्टिबाधितों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उसका प्रभाव हाँ, पड़ा। यहाँ कौन तब पूछ रहा जाग था, गए। हाँ जी, कि यहाँ कौन पूछ रहा था कि दृष्टिबाधितों को मारा जा रहा है, वो आंदोलन कर रहे हैं, कोई नहीं पूछने वाला था। हम्म। तो उसका प्रभाव पड़ा, तो फिर इंदिरा गांधी ने इनसे मुलाकात की और फिर इन्होंने पहली मांगी वो की कि हमारे लिए एक विशेष कानून हो, क्योंकि संविधान में भाषा पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, लिंग पर नहीं कर हम्म। सकते, क्षेत्र पर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, दृष्टिबाधिता या विकलांगता पर नहीं कर सकते, ऐसा तो नहीं लिखा है। संविधान में नहीं लिखा है, हाँ। तो विकलांगता के आधार पर तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। बिल्कुल। उस समय जब बुला बुला के लोगों को रोजगार दिया जाता था, सनेत्र साथी अगर कोई एमए कर लेता था, तो उस समय के लगे हुए हाँ सारे 8वें हाँ। 9वें दशक के लगे हुए लोग, जिन्होंने जस्ट एमए किया और बिल्कुल। उनको बुला बुला के घर से नौकरियां दी गई। लेकिन हाँ दृष्टिबाधित तो सड़क पर ही खाक छान रहा था, उसको तो पीने का पानी भी मयसर नहीं था, ढूंढता था आंदोलन करते हुए भी, नल कहाँ है, कहीं नल मिल जाए तो हाँ। प्यास बुझा ले अपनी, नारे जोर से लगाने हैं। धूप में चलता था, किसी ट्रेन में सवारी भी नहीं कर सकता था क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं होते थे। तो ऐसे चढ़ते थे वो हम्म। लोग कि एक ट्रेन में चढ़ गए तो फिर टीटी ने उतार दिया कहीं भी, 4-4 साथी एक एक बोगी में 4-4 6-6 चढ़ जाते थे अलग अलग बोगी में। अब उनको कहते थे कि चल भैया हमें नहीं पता, चल हम तो दृष्टिबाधित है, अभी उतार देना अगली पे। फिर अगली ट्रेन पकड़ते थे, 2-4 स्टेशन उससे तय किए, 2-4 उससे किए, 2-4 उससे किए, हम्म ऐसे तो वो अपनी मंजिल पे पहुंचते थे। हम्म। इतना संघर्ष करने की ताकत एक युवा साथी ही दे सकता था, उसको बिल्कुल। एक्सेप्टेंस नहीं दी कौल साहब ने। हाँ। उन उन साथियों को एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए थी, जो इतना संघर्ष कर रहे थे, उनको संसाधन देने चाहिए थे। फिर हम्म रोंगटा साहब भी आ गए, तो रोंगटा साहब जितनी सहायताएं देती मिलती थी उनको, कौल साहब को विदेशों से, उन्होंने सब बंद करवा दी चिट्ठी लिखवा कर। अच्छा।
कि एक युवा आ गया है तो ये सहायता देने की अब संघ को जरूरत नहीं है। तो वहां से प्रारंभ हुआ और उसके बाद का तो सारा आप जानते ही हैं। उन्होंने 80, 81, 82 में किया। 82 में उन्होंने एस.के. सिंह को बनाया। तो एस.के. सिंह के नेतृत्व में कोई आंदोलन उस तरह से चला नहीं, ज्यादा कुछ भी नहीं चला, ज्यादा ठप पड़ गया। वहां के संसाधन भी खत्म हुए। 87 में फिर पुनः लौटे, तो 87 में फिर दोबारा से उन्होंने बैकलॉग भरने के लिए किया, तो राजीव गांधी के सामने खुद ही टाइप करके उन्होंने दिखाया, जिसका परिणाम हुआ कि पहली बार ब्रेल में एग्जाम कराए गए सी और डी के लिए, जी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से। और फिर उसके बाद टीचर्स को भी नियुक्त किया गया वहां पर, जो बीएड थे और एमए थे, बिना किसी साक्षात्कार के, बिना किसी एग्जाम के बहुत सारे टीचर्स बने। तो ये मुहिम चलाने की ताकत तब तक किसी युवा में नहीं हो सकती जब तक उसके साथ बहुत सारे युवा साथी ना जुड़े हों। तो वो एक सामूहिक युवाओं की शक्ति थी रोंगटा साहब के नेतृत्व में, जो परिवर्तन ला रही थी। उस परिवर्तन को एक्सेप्टेंस नहीं मिली राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के पुराने नेतृत्व से। तो ये एक्सेप्टेंस ना मिलना ना, जैसे हमारे परिवार में भी कोई विद्रोही बच्चा होता है तो हम उसको नकारे ना, उसको एक्सेप्ट करें और उसकी भावनाओं को समझें और उसके अनुरूप जो परिवर्तन कर सकते हैं वो करने की कोशिश करें। जब आप एक परिवर्तन करेंगे तो वो आपके ना परिवर्तन करने को भी समझेगा। तो ये एक अंतराल रहा, जबकि इतने बूढ़े तो कौन साहब नहीं थे। 10 ही साल का अंतराल है। 44 का जन्म उनका है, 54 का इनका है। 48 का मित्तल साहब का था, 54 का इनका है। तो ये बात थी। और आडवाणी साहब जो सरकारी तौर पर काम कर रहे थे, वो सरकार के एक तरह से एजेंट से हो गए थे, और सरकार तो नहीं जानती थी दृष्टिबाधितों के बारे में उतना। वो जिस तरह की नीतियों को प्रपोज करते थे उन्हीं का इम्प्लीमेंट कर देती थी सरकार, कर देती थी। जबकि वो चाहते तो सरकारी विभाग में हजारों को रखवा सकते थे उस समय। उन्होंने एक भी साथी को निवेशित नहीं करवाया। उन्होंने तो देहरादून के संस्थान को भी चाहा था कि वो एक एनजीओ की तर्ज पर चले, जिसका विरोध किया रोंगटा साहब ने उस जमाने में। तो रोंगटा साहब इसलिए नहीं है नेता कि वो रोंगटा साहब है, बल्कि इसलिए है कि वो जनोन्मुखी हैं। जनता की बात करते हैं। हाँ, और बेरोजगार, स्वयं बेरोजगार होकर उन्होंने उस मार को झेला है। उनको तो उत्तर प्रदेश में जब आंदोलन कर रहे थे तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में उनको रख रहे थे कि तुम ओएसडी हो जाओ, तुम तो लॉ करे हुए बड़े आदमी हो, तुम नियुक्ति पत्र दे देते। उन्होंने नहीं लिया। किसमें लालच नहीं आता? बिल्कुल। उस लालच को उस समय ठुकराना और बेरोजगार रह जाना, तो ये बड़ी बात थी ना अपने साथियों की। मेरे साथियों को मैं पहले सुनिश्चित करूं, इन साथियों को भी मिले, एक रास्ता खुले, और वो सार्वजनिक तौर पर खुले, मेरे लिए खुले ऐसा नहीं। बिल्कुल। तो ये यहाँ अब जो हम आंदोलन करते हैं, हम तो बहुत सारी फैसिलिटीज चाहते हैं। हम कहते हैं चलो फैसिलिटी चाह लो, कोई बात नहीं। चाहने के बाद फैसिलिटीज देने के बावजूद जब साथी नहीं निकलते हैं, नहीं आते हैं, तो दुख लगता है। आते नहीं है, दुख लगता है तब। तो वो जज्बा होना हमारे अंदर चाहिए ना, वो हमारी अपनी कमी है कि हम संसाधन पाकर बौरा से गए हैं। हम अपने दायित्व को बड़ा करें। छोटी छोटी आहुतियों से यज्ञ होता है बंधु, तभी यज्ञ पूरा होता है ना। अगर एक ही आहुति से आप पूरा करेंगे तो नहीं हो सकता ना। घृत की आहुति तो वैसे भी आखिर में होती है। तो हम छोटी छोटी आहुतियां देना भूल गए हैं, और ये खाली दृष्टिबाधित भूल गए हो ऐसा नहीं है, सनेत्र भी भूल गए, हाँ, सब पूरे समाज में ये गिरावट है। और लेकिन पूरे समाज में गिरावट चल जाएगी, क्योंकि सनेत्र बेरोजगार तो रिक्शा भी चला सकता है, दृष्टिबाधित है तो वो नहीं कर सकता, वो सब, वो मजदूरी नहीं कर सकता, वो रिक्शा नहीं चला सकता। तो उसको तो रोटी के लिए जरूरत है कि अपने सार्वजनिक दायित्व को अवश्य समझे और अपने सामाजिक देह को किसी न किसी रूप में देता रहे। संगठन में अधिकांश लोग प्राप्त करने के लिए आते हैं, देने के लिए नहीं आते, तो ये अच्छी बात नहीं है किसी भी समाज के लिए। जब हमें किसी समाज को नष्ट करना होता है तब हम दो काम कर सकते हैं। एक तो उस समाज की शिक्षा को कमजोर कर दो, वो स्वतः नष्ट हो जाएगा, और एक उस समाज में स्वार्थपरता को भर दो कि तुम्हें मिल जाएगा, दूसरे को कोई बात, दूसरे की बात मत करो। तो ये लिमिटेशंस जो है वो सामाजिक तौर पर भी हमें कमजोर कर देती हैं और हमारे समाज को भी पीछे फेंक देती हैं। तो हमें इसको समझना चाहिए।
आप अध्यक्ष के रूप में क्या समझती हैं कि अपना संगठन अब कहाँ खड़ा है, राष्ट्रीय संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सक्रिय है, WBO में भी बहुत सक्रिय है। वहाँ किसी की बात सुनी ना जाए, ना सुनी जाए, रोंगटा साहब की अवश्य सुनी जाती है। वहाँ की विमेन कमेटी में मैं भी हूँ, और मार्केश ट्रीटी जो सबको एक्सेस देती है नॉलेज का, सबके लिए पढ़ने लिखने के अधिकार को सुनिश्चित कराती है। कॉपीराइट में अमेंडमेंट करना पड़ता है सरकारों को। तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के लिए उसकी कोऑर्डिनेटर हूँ मैं 2016 से। जी। बहुत सारे कंट्रीज में मैंने वर्कशॉप की है, लेबनान में की है, सऊदी अरब में की है, और बहरीन में की है, श्रीलंका में की है, नेपाल में की है। तो बहुत अच्छा काम चल रहा है। लेकिन वैश्विक स्तर पर भारत की तरह किसी भी देश के सशक्त दृष्टिबाधित नागरिक हो, ऐसा मुझे कहीं देखने को नहीं मिला। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हमारे देश बिल्कुल। में चाहे आप रोजगारी का स्तर ले लीजिए, बहुत अच्छा है हमारे समाज का, और वो आपके संगठन की वजह से है। शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है, सामाजिक समन्वय का स्तर बहुत अच्छा है, पुनर्वसन का स्तर बहुत अच्छा है। तो इस बात पे मैं गर्व करती हूँ, अपने देश पर, अपने समाज पर और अपने संगठन पर। और मैं जो अब चाहती हूँ कि थोड़ा और हम लोग अकादमिक रूप से हम काम करें, क्योंकि आंतरिक शक्ति को परिपुष्ट किए बगैर हम बाहर से खाली शरीर की ताकत बढ़ाने से आप बहुत बलशाली नहीं हो सकते। आज शरीर की ताकत को कोई नहीं मानता, उसकी अपनी आवश्यकताएं हो सकती अंदरूनी है। ताकत, हाँ, अंदरूनी लेकिन ताकत आपको सबसे बड़ी है। आत्मिक रूप से बलवान होने की जरूरत है। और आत्मिक रूप से बलवान होंगे तो आप हृष्ट पुष्टता के लिए चयनित भोजन करते हो तो भी आप समाज में परिवर्तन कर पाएंगे। कम खाते हो तो भी चल पाएगा। मैडम, आप एक नेत्रहीन महिला है और एक नेत्रहीन राष्ट्रव्यापी संगठन की अध्यक्ष है। नेत्रहीन महिलाओं की समस्याओं को भली भांति जानती है, उसका अभ्यास भी आपने किया हुआ है। तो नेत्रहीन महिलाओं के लिए इस अंध कल्याण क्षेत्र में क्या किया जाना चाहिए, और नेत्रहीन महिलाओं के लिए आप क्या सलाह देंगे, क्या करना चाहिए देखिए महिलाओं को? प्रकाश भाई, मैं चाहिए कि भाषा में तो कभी भी बात नहीं करती हूँ। जी। जो मैं कर सकती थी वो मैंने किया हमेशा महिलाओं को, और जो मैं कर सकती हूँ वो मैं अवश्य करूंगी। जो संगठन के माध्यम से संभव है करना, वो भी जरूर। जैसे अपने विद्यालयों को सशक्त बनाना, उसमें हमने काम किया, हर रूप से सशक्त बनाना वहाँ की लड़कियों को। और कॉम्पिटिशन्स का जैसे मैंने आपको बताया था उनके लिए भी, लेकिन महिलाओं के लिए विशेष रूप से हमारी जो महिलाएं चयनित होती हैं हर एक राज्य में, अब ऐसा कोई राज्य नहीं है जिसमें 2/3 कार्यकारिणी के सदस्य महिला ना हो और उपाध्यक्ष महिला ना हो। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है आपके संगठन के लिए। किसी संगठन में इस तरह का प्रावधान नहीं है। बिल्कुल। तो उन महिलाओं का भी ये दायित्व बनता है कि अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं को पहचान कर अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को वो अपने कार्य रूप करने के लिए कुछ योजनाएं दे, ताकि उस क्षेत्र की आवश्यकताओं को उसी क्षेत्र में पूरा किया जा सके। ये मेरी योजना है, ये मेरा निवेदन है हमेशा से। मैं हमेशा कहती हूँ कि इस निवेदन को आप एक तरह से अपना मार्गदर्शक मानिए कि अपने क्षेत्र में आप काम करें। हमारी बहनों को चाहिए कि वो बेशक एक घर चला रही हूँ पढ़ी लिखी होकर, चाहे वो बिना पढ़ी लिखी हों, लेकिन वो अपने संगठन से जुड़े। महिलाओं की आज भी तादाद 50% के करीब नहीं पहुंची है पूरी। संगठन में मैं चाहती हूँ कि 50 या 60% महिलाएं हों। संख्या बल भी, क्योंकि फिर किसी भी महिला प्रत्याशी को आप खड़ा करेंगे, उसको संबल किसका होगा? आपकी ताकत का होगा ना परिवर्तन के लिए। बिल्कुल। तो आप अपने आप को कमजोर खुद ना करें। अपने संगठन में 100 रुपया दे देने से सदस्यता का कभी हमारा पैसा कम नहीं होता है। और अपनी पत्रिकाएं जरूर पढ़नी चाहिए बहनों को। वैसे तो सभी को पढ़नी चाहिए, लेकिन बहनों को इसलिए मैं जोर देकर कह रही हूँ कि क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो सोशल मीडिया के साथ बहुत जुड़ सकें। घर की, परिवार की, दूसरे कामकाज की, बहुत सारे दायित्व उनको निभाने पड़ते हैं, और परिवार में भी सारे संबंधों को निर्वाहित करने का दायित्व उन्हीं के कंधों पर होता है। तो इसलिए पुरुष तो बाहर से आता है, सीधा टीवी खोल के बैठ सकता है, पत्रिका पढ़ सकता है, चाय मांग सकता है, लेकिन महिला को तो ये सब काम खुद ही करने हैं। अपने लिए चाय भी खुद बनानी है,
हाँ, दूसरों के लिए भी बनानी है। तो इसलिए जो ये मानसिकता, इसमें चाहे तो आप अपने अपने स्तर पर परिवर्तन कर सकती हैं, थोड़ा थोड़ा करके। जैसे आपका लड़का लड़की दोनों है, तो दृष्टिबाधित महिला को जरूर चाहिए कि उनमें भेदभाव ना करे। झाड़ू अगर लड़की से लगवाती है तो पोछा जरूर लड़के से लगवाएं, क्योंकि भाई तुम में ताकत ज्यादा है तो तुम ज्यादा अच्छा पोछा लगाओगे, दबा के लगाओगे, ज्यादा डस्ट को ले जाओगे, है ना। तो इसी तरह से हमें हर क्षेत्र में सबसे पहले अपने भीतर देखना चाहिए, महिलाओं को विशेष रूप से, क्योंकि वो सबके लिए कर लेती हैं, अपने लिए करना भूल जाती हैं। खाने पीने से लेके रहने के आराम तक सबके लिए जुटा देंगी, अपने लिए भूल जाती हैं। तो अपने लिए भी देखें झांक कर कि क्या मैं एक कमजोर महिला के रूप में कार्य कर रही हूँ या एक सशक्त महिला के रूप में कार्य कर रही हूँ, जहां मेरा अपना स्वत्व भी है। तो उस स्वत्व को संरक्षित रखते हुए, क्योंकि वो स्वत्व दूसरों को भी बड़ा करता है, और उस परिधि में आप केंद्र बिंदु के रूप में बड़े होते हैं। और केंद्र बिंदु का तो बहुत महत्व है, क्योंकि उसी से सब दिशा प्राप्त करते हैं। बिल्कुल मैडम, एक सवाल यहाँ पूछना चाहूंगा जी। जो नेत्रहीन पुरुष है और पुरुष होने के कारण उनकी मानसिकता भी पुरुषी मानसिकता होती है, और जिसकी शिकार कई नेत्रहीन महिलाएं भी होती है, और ऐसी जो महिलाएं हैं जिनकी वैवाहिक समस्याएं भी होती है, जीने की भी समस्याएं होती है, ऐसी बहनें हैं जिनको नेत्रहीन पुरुष भी सही कह रहे हैं आप। मेरे पास शादी करके छोड़ देते हैं और फिर उनको कोई राइट्स नहीं मिलते, अधिकार नहीं मिलते। क्या इसके लिए कोई काम होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। आपकी बात बहुत मैं सहमत हूँ, और ह्यूमन राइट्स लॉ कमीशन जो है वो इसके लिए काम करता है। इसकी जानकारी भी हमारी बहनों को होनी चाहिए। तो ये इसमें बहुत सारे लोग सक्रिय वकील हैं जिनको वो देता है, बहनों को इसमें निःशुल्क सेवा मिलती है। एक तो ये कि कानूनी लड़ाई तो कानून से लड़ी जाएगी ना। अब रोंगटा साहब, एक देखिए, मैं बता रही हूँ आपको क्या परेशानी है। हमारे पास ले देकर पूरे देश में एक लॉयर रोंगटा साहब है। जो दृष्टिबाधित लॉयर भी बने हैं, वो कोई अपनी निःशुल्क सेवा संगठन को देने के लिए तैयार नहीं है, और ना ही वो संगठन से जुड़ते हैं। अब वो राज्यों के रोजगारी को अगर वो छोड़ दें और इस तरह से महिलाओं की इंडिविजुअल राइट्स पे अगर आ जाएंगे, तो आप समझिए पूरा समाज कहाँ चला जाएगा। नहीं, क्षेत्र ये दायित्व इसका नेतृत्व तो आपको करना होगा ना मैडम, जो आप एक महिला अध्यक्ष है। नहीं, अध्यक्ष देखिए, मेरी बात समझिए ना, मैं तो लॉ के क्षेत्र में नहीं हूँ। तो लॉ कमीशन, अगर मान लीजिए मैं एक लॉ का, मैं तो सिर्फ उनको समझा सकती हूँ, उनको कह सकती हूँ कि आप इस संगठन से सहायता प्राप्त कर लें। उनको कोई ड्राफ्टिंग में दिक्कत आ रही है तो वो करवा सकती हूँ, वो शिकायत लाएं, उनके लिए वर्कशॉप करवा सकती हूँ, उनके लिए सेमिनार करवा सकती हूँ, उनकी जागृति के लिए किसी भी तरह की कोई भी मदद वो मांगती है वो मैं दे सकती हूँ। लेकिन न्याय दिलाने का पूर्णतः दायित्व मैं अपने ऊपर नहीं ले सकती। वो इसलिए मैं चाहती हूँ कि पूरे देश से दृष्टिबाधित जितने भी लॉयर्स हैं वो कम से कम आगे आए और हमारे संगठन के बैनर तले चाहे तो अपने आप को रजिस्टर करें, ताकि हमारी एक एक बहन की जो शिकायत है उसके लिए हमारे पास एक एक वकील हो, मुकदमा लेने वाला, उसको पूरी तरह से उसको न्याय दिलाने वाला प्रतिबद्ध व्यक्ति हो। लेकिन इसलिए नेत्रहीन महिलाओं को ही लॉयर होना चाहिए, ताकि यही मैं आप कहने जा रही हूँ, इसका नेतृत्व कर पा रहे हैं। तो इसके लिए मैं ये भी चाहती हूँ कि जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं हमारी बहनें, वो लॉ के क्षेत्र में आए, और लॉ के क्षेत्र में जब वो स्वयं आएंगी तो वो भी ऐसी भावना से, खाली पैसा कमाना नहीं, पैसा बहुत कमाया जाता है और कमाने के संसाधन निकल ही आते हैं जब आप में योग्यता होती है। तो अब मैं कहीं भी जाती हूँ, देखिए एक व्याख्यान के मुझे 6,000 10,000 मिल जाते हैं। एक दिन में मैंने 2 व्याख्यान दे लिए तो 20,000 मेरे पास आ गए, 12,000 मेरे पास आ गए, 14,000 मेरे पास आ गए, है ना। वो तो इतना सा काम में मिल जाता है। लेकिन समाज के लिए मैं जब काम करूं निःशुल्क, तो उसमें एक प्रतिबद्धता की बहुत जरूरत है, उसमें एक निष्ठा की बहुत जरूरत है। तो वो निष्ठा तो पैदा नहीं कर सकती ना आप, पैदा कर सकते ना मैं पैदा कर सकती। हाँ, ये जैसा कार्यक्रम आपने किया है, हाँ, साहित्य जागर का, ये कार्यक्रम पैदा कर सकता है।
हाँ, ये अपनी अपील को दूर तक पहुंचा सकता है, इसकी आवाज को, इसकी इसलिए मांग मैंने को ये दूर सवाल तक आपसे पहुंचा पूछा सकता था कि है। जी। हमारी जो दृष्टिहीन नेत्रहीन बहनें हैं, खासकर ऐसी बहनें जो पीड़ा झेल रही है, शिकार हो गई है नेत्रहीन पुरुषों की मानसिकता की, मैंने खुद देखा, उनमें मेरे पास बहुत सब एक शिकायत ऊर्जा, आई प्रकाश चेतना। भाई। जी। जी जी। कि एक दृष्टिबाधित ने पहले एक दृष्टिबाधित से शादी की, उसके बाद सनेत्र से कर लिया, उसको छोड़ दिया, फिर तीसरी फिर हम्म। दृष्टिबाधित से कर ली। ऐसा ऐसा भी कर रहे हैं लोग और छोड़ते जाते हैं, कोई दायित्व नहीं समझते, उपभोग करते जाते हैं। वो हाँ, सत्तात्मक सोच जो है वो हमारे समाज के भीतर भी है, वो बिल्कुल। कैसे खत्म किए? उसका दायित्व तो बनता है ना कि हम उस तरह के कार्यक्रम करें, सेमिनार्स करें, संगोष्ठियां करें, जिनसे एक करेक्ट। जागृति फैले, कुछ तो उनको बात चुभे, कोई तो सुई उनको आघात पहुंचाए। बिल्कुल बिल्कुल। मैडम, इस मकाम पे एक थोड़ा सवाल पूछना है। का नेतृत्व तो खैर नेतृत्व है, उसको कोई नकार सकता नहीं, और पूरे भारतवर्ष में सबको उन पर गर्व भी है। लेकिन उनके नेतृत्व का भी मतलब जब वैक्यूम हो जाएगा तो हमारे पास नया नेतृत्व कहाँ तक उभर रहा है अपने संगठन के? देखिए, हाँ, इसीलिए ठीक है। जो हमने युवा सचिव की पोस्ट इंट्रोड्यूस की ना संगठन ने, इसीलिए की थी। लेकिन अभी तक हमें भी दृष्टिगत नहीं हो रहा कहीं भी उस अभाव की पूर्ति के लिए, ना महिलाओं में ना पुरुषों में। यही मैं चाहती हूँ कि ये चेतना आए लोगों में, क्योंकि देखिए वैक्यूम तो रहता नहीं, प्रकृति को वैक्यूम पसंद नहीं है। हाँ, वो कभी नहीं रह सकता। आएगा जरूर। सोचिए मत कि वैक्यूम रहेगा, कभी नहीं रहेगा, कभी नहीं हो सकता वैक्यूम, क्योंकि प्रकृति वैक्यूम रखती ही नहीं। वो किसी भी चीज से भरे, धूल से भरे या फूल से भरे, वो तो भरेगी। हाँ, तो लेकिन वो धूल से भरे तो फिर संगठन का नुकसान तो होगा ना। नहीं, वो तो होता ही है। उत्थान जिसका है नहीं, उसका पतन ही क्या भला। तो जिसका पतन होना है तो वो तो होगा ही पतन, एक उत्थान हुआ है तो पतन भी होगा, ये तय है। ये तो प्राकृतिक नियम है, उससे बाहर आपका संगठन नहीं हो सकता। लेकिन हमारी कोशिश ये चाहिए कि इसकी उम्र लंबी हो, अभी इस सृजनात्मकता की, इस रचनात्मकता की उम्र लंबी हो, और हम एक दूसरे से जले नहीं। अब एक कुसुमलता महिला बन गई, जानते हैं आप कितना विरोध है इस बात का? बिल्कुल, बहुत विरोध है। और लोगों ने क्या क्या विरोध नहीं किया, और उन्होंने विरोध किया जो मुझे पल भर के लिए कभी मिले नहीं, जानते नहीं। हाँ, ठीक ये है, राजनीति जान पे होते पहचान नहीं, रहता मेरे है। बारे में कोई लेना देना नहीं उनसे। बिल्कुल। तो ऐसा है, तो हम मैंने वो कहा ना कि आप दूसरे पर अपनी प्रतिभा को खर्च ना करें, अपने लिए खर्च करें। ये तो अपने समाज के लिए भी होगा वो। और अभी मैं अपने ये पर जानना चाहूंगा कि अपने संगठन का नेतृत्व, युवा नेतृत्व तैयार करने की दिशा में क्या कुछ कर रहा है? वो जो प्रकोष्ठ बनाए हैं प्रकाश भाई, वो जो पद क्रिएट किए हैं, वो यही है। अब हम क्रमशः लीडरशिप के लिए कैंप करेंगे, हर बार सेमिनार करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे भी। जी। 2018 में हमने जम्मू में किया था, अभी पुणे में किया था पीछे। तो लीडरशिप डेवलप होता कि उससे अभी फिर हम सोच रहे हैं कि करेंगे पंजाब में। एक्चुअली क्या है, मैं तो चाहती हूँ कि मेरे साथ बहनें जुड़ के इस तरह से सक्रिय हो जाएं, लेकिन फिर उनके क्षेत्र में पता नहीं क्या हो जाता है। जो सक्रिय बहन होती है वो फिर उसके बाद गायब हो जाती है। देखिए 2014 में जब मैं संगठन में आई थी, तो 14 से लेके 17 तक लोगों ने मेरे भी बहुत कान भरे थे। रोंगटा साहब के सामने उनकी जय बोलते थे और पीछे से मेरे कान में उनके विरोध में भरते थे बातें। तो मैंने क्या करना शुरू किया प्रकाश भाई, मैंने कहा कि आमना सामना करवाती हूँ कुछ बातों पे। जैसे वो कोई मेरे से रोंगटा साहब की गलत बात कोई कह रहा है, तो वैसे ही रोंगटा साहब आ गए, तो मैंने कहा कि साहब आपसे ना इसको एक शिकायत, वो लाख मना करे, मगर नहीं, ये शिकायत आप दूर कीजिए। इनके अनुसार आप ऐसे हैं, आप बताइए आप कैसे हैं। तो लोगों ने फिर 17 में जाके, 17 के बाद से मेरे कान भरने बंद हुए हैं। नहीं तो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर मेरे कानों में उन्हीं के विरोध में डाला जाता था कि मैं भी विद्रोही हो जाऊं और उनके साथ मिल जाऊं। तो ये जब तक आप आत्मिक रूप से सशक्त नहीं है ना, तब तक आप निर्णय नहीं ले सकते हैं, क्योंकि खराब रास्ता हमेशा छोटा और आसान होता है, लेकिन उसका अंतिम रूप से परिणति विनाश होता है। क्या बात है। तो इसलिए थोड़ा सा सक्रिय हमें खुद को होना पड़ेगा। पहला कदम तो आप स्वयं बढ़ाएंगे ना,
दूसरे कदम पे आपको कोई साथी मिल सकता है। अगर आप पहला ही नहीं बढ़ाएंगे तो साथी कहाँ से मिलेगा कोई? संगठन भी आपका साथी है जो दूसरे कदम पे तो मिल सकता है, पहले कदम पे नहीं मिल सकता आपको। मैडम, इस साक्षात्कार के दौरान आपके अंदर जो प्रतिभा है उसको तो हमने देखा सुना, लेकिन उससे भी बढ़कर जो आपके अंदर विद्रोह भरा हुआ है, जो संघर्ष आपने पूरी जीवन भर में किया है, उसको भी हमने सुना जाना। और एक ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम ऐसे अध्यक्ष के नेतृत्व में हैं जो पूरे संगठन को एक सही दिशा में, नई दिशा में ले जाएंगे। तो दिवाली का ये प्रकाश पर्व है और हमारी पूरी प्रकाश जी ही मेरा साक्षात्कार ले रहे हैं इस प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में। जी, इस प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में हमारे सभी दृष्टिहीनों के जिंदगी में भी ऐसा ही सकारात्मक प्रकाश आए, रोशनी आए। ये इस सदिच्छाओं के साथ मैं इस साक्षात्कार को समाप्त करने से पहले आपकी गीत को सुनना चाहूंगा। जो आपने कहा था कि मैं गीत सुनाऊंगी, तो वो जो प्रतिभा है जिसको हमने अभी देखा नहीं है, सुना नहीं है, तो इस साक्षात्कार का समापन आपकी मधुर वाणी से, मधुर गीत से हो, ये मेरी एक अपेक्षा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश भाई। मैं 2-4 लाइनें जरूर गुनगुनाऊंगी, लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो ये विश्वास रखना चाहिए कि संगठन की महिला अध्यक्ष है। सभी आम सदस्यों से मैं ये बात निवेदन करती हूँ। वैसे आम सदस्य उतना कुछ जानता है जितना कुछ विशिष्ट नहीं जानते, और उसी की ताकत घनीभूत करती है शक्ति को हमारी, जो हमें जमीन से मिलती है। जड़ के भीतर हम नहीं देखते ना, जमीन से पाताल से कितना रस ले रहा है वृक्ष, तो संगठन भी पाताल से, आम आदमी से रस लेकर बढ़ता है, तभी वो घनीभूत हो पाता है। तो आम आदमी को अपनी ताकत को पहचानना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि माँ से ही जन्म लेता है व्यक्ति, और माँ का कोई ऑल्टरनेट नहीं होता, माँ का कोई दूसरा रूप नहीं हो सकता। ये एक अव्याख्येय संबंध है स्त्री के साथ, हर पुरुष का, हर स्त्री का। बिल्कुल ठीक है। तो जब स्त्री आपका नेतृत्व कर रही है तो ये विश्वास रखिए कि चाहे आपने अतीत में बुरा किया हो, भला किया हो, उसको मैं कभी मन में नहीं रखती। उस पद पर बैठकर कभी मैं ये गिनती नहीं हूं कि इस व्यक्ति ने बुरा किया था इसलिए मुझे इसके साथ बुरा करना, नहीं, नो नेवर। और संगठन के हित में जो होगा उसके लिए मैं पूर्णतः प्रतिबद्ध हूं और कल भी जवाबदेह हूं। ये नहीं कि आज जवाबदेह नहीं हूं, मैं कल भी जवाबदेह हूं। आप कभी भी मेरे किसी कर्म को लेकर मुझसे जवाब हासिल कर सकते हैं। तो ये जवाबदेहिता संगठन में पैदा हो, पूरी तरह से आपके साथ हो, आपके लिए हो और आपसे हो, ऐसी मेरी प्रतिबद्धता है। और ये प्रतिबद्धता मैंने रोंगटा साहब से ही सीखी है, मूक से सीखी है। जी, साहित्य जागर मंच के माध्यम से मैं समस्त दृष्टिबाधित बहन भाइयों से निवेदन करती हूँ कि स्पर्श सेतु में रचना और अपना समाज करके जो स्तंभ है उसके अंतर्गत आप अपनी रचनाएं हम तक भेजिए। nfbbraillepress@gmail.com nfbbraillepress@gmail.com ये हमारा ईमेल आईडी है जिस पर आप अपनी रचनाएं प्रेषित कर सकते हैं। कविता, कहानी, कुछ भी आप लिखते हैं, लेख लिखते हैं, आत्मकथात्मक, संस्मरणात्मक, कुछ भी आप लिखते हैं, भेजिए। अगर आप चाहते हैं कि सार्वजनिक मंच तक ये जाए। दूसरी बात, अगर आप अंग्रेजी में लिखते हैं तो द टच में हम प्रकाशित करेंगे, आप भेजिए। हम बहुत मुंतजिर हैं कि आप भेजें और हम उसको प्रकाशित करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आपको गीत सुना देती हूँ। सबको एक बार प्रकाश पर्व की बधाई। ये संबंध गीत है प्रकाश जी। संबंध कितने देखे मन ने, टूटते जुड़ते रहे। संबंध कितने देखे मन ने, टूटते जुड़ते रहे। कुछ हवा के साथ गुजरे, कुछ समय के संग बहे। संबंध कितने
मन सदा बंधता रहा, कभी धूल से कभी फूल से। क्या बात है। उपलब्धि मन की देखी जानी, तीक्ष्ण चुभते शूल थे। हर भूल को जीवन समझ चलते रहे, बढ़ते रहे। संबंध कितने देखे मन ने, टूटते जुड़ते रहे। कुछ हवा के साथ गुजरे, कुछ समय के संग बहे। कामना के कुंज में कवि बैठ छंद पढ़ता रहा। जो कह दिया वह कम रहा, अनकहा बंध गढ़ता रहा। भोली कविता रूप सी के हार यूं चढ़ते रहे। क्या बात है, क्या बात। बंध कितने। इसका बहुत लंबा गीत है, आखिरी बंद सुना देती हूँ मैं आपको। जी जी। युग बना बाजार, अब संबंध भी बिकने लगे। सारे नभ की लालसा में पंख बन उड़ने चले। धरती को बंजर किया, आकाश ही सजते रहे। संबंध कितने देखे मन ने, टूटते जुड़ते रहे। कुछ हवा के साथ गुजरे, कुछ समय के संग बहे। संबंध कितने देखे मन ने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना बेशकीमती समय मुझे दिया। इसके लिए मैं आपका ही नहीं, समस्त साहित्य जागर मंच का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जो त्रुटि हुई मुझसे उसको मेरे बहन भाई क्षमा करेंगे, और जो भी बात मैंने कही है उसके प्रति पूर्ण जवाबदेह मैं हूँ, उत्तरदायी हूँ। आप कभी भी कहीं भी किसी भी मोड़ पर मुझसे फिर मुलाकात कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने जो कीमती समय हमें दिया है। मैं ऋण व्यक्त करना चाहूंगा। आपका व्यस्त समय सारिणी आपकी है, जानते हैं, फिर भी आपने जो इतना समय हमें दिया है तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका, ऋण व्यक्त करना चाहता हूँ। और आपकी प्रतिभा, आपका नेतृत्व, आपके जो संदेश आपने इस साक्षात्कार के माध्यम से दिए हैं, वो सारे दृष्टिहीन समाज के लिए एक मील के पत्थर के रूप में काम करेंगे, ऐसी मुझे आशा है। और मैडम ने जो बातें कही है उसको अपने अमल में लाने का पूरा प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद साहित्य जागर को। बहुत बहुत धन्यवाद। तुमचा जागर